बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, और इसके साथ साथ आज जो है अक्टूबर का इस महीने का आखिरी दिन भी है, आगे नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो अपनी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमेशा एक बात करती हूँ कि जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है उसी के साथ साथ अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आजकल जैसे मेंटली पीस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। आप यकीन करें कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील के बेटे जो हैं उन्होंने खुदकुशी कर ली, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब हालात से तंग आकर या अपनी सिचुएशन से तंग आकर वो लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जहनी सुकून जो है वो बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे मसले मसाइल हमारी ज़िंदगी में चल रहे हैं, मुल्की और सियासी सूरत हाल भी हमारी जो है वो स्टेबल नहीं है, तमाम चीज़ें जो हैं वो थोड़ी गड़बड़ का शिकार है, लेकिन उसमें अपने आप को काम रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों की बात करते हैं, ये सिर्फ एक ऐसी बीमारी, हम बहुत लाइटर, समटाइम लोग बहुत इसे लाइटर बीमारी के उस पर ले जाते हैं कि बहुत सर ठीक है, कुछ परेशानी होगी तो टेंशन ले ली तो डिप्रेशन में चला गया। हालांकि मैं अक्सर बात करती हूँ कि मैंने खुद भी डिप्रेशन काटा हुआ है, तो मैं खुद इस चीज़ की चश्मदीद गवाह भी हूँ और मैं जानती भी हूँ कि फेस किया हुआ है चीज़ कि आपको किस तरह चीज़ों से गुजरना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो इसमें आप अपने आप को जो है अल्लाह के करीब ले जाएंगे, सबसे ज़्यादा आपके लिए जो है बेहतर है। आप जब नमाज की तरफ जाएंगे, जब आप अपना राब्ता अल्लाह के साथ जो है वो जोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो किस तरह दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। मसलों का हल ये नहीं होता कि फ़ौरन चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा अपने आप को जो है मेंटली भी और फिजिकली भी स्ट्रांग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चैलेंजेस हमारी ज़िंदगी में रहेंगे। ये कभी मत कहें कि हमेशा जो है हमारी ज़िंदगी स्मूथ रहेगी, ये हो नहीं सकता। लिहाजा अपने आप को खुश रखें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करें। और ऐसे लोग जो स्पेशली इस तरह के मरीज़ हों, जहनी तौर पर वो अपने आप को जो है उस तरीके से स्ट्रांग ना हो, उनको इसी तरह प्यार से ट्रीट करें ताकि वो अपने आप को जो है रिलैक्स रखें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो इस्लामाबाद में होते हैं, लेकिन यहाँ मुल्तान आए हुए थे तो हमने उन्हें दावत दी कि हमारे शो में भी आएँ। हमारे साथ हैं जी कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद तैमूर खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। डिजिटल एक्सपर्ट हैं और आज इनसे हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी। आपको पता है कि ऑनलाइन का काम इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, हमारे नौजवान जो हैं उनकी ध्यान और रुझान भी जो है इस तरफ बहुत ज़्यादा है। तो आज इनसे कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे और जानेंगे इसका स्कोप क्या है, नौजवानों को इस तरफ कैसे लाया जा सकता है, जो घर बैठी खवातीन हैं वो किस तरह कमा सकती हैं। तो ये आज चीज़ें इनसे डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी हमारी रूही की रिपोर्टर सुहीरा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सुहीरा? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, सुहीरा से हम डिस्कस करेंगे इनकी बीट से रिलेटेड, और इसके साथ साथ जो है इनसे अभी तो हम सर से पहले जान लेते हैं ना। सर, मुल्तान आकर कैसा लगा? मौसम बहुत अच्छा। वैसे इस्लामाबाद का तो मौसम बड़ा खूबसूरत होता है। जी हाँ, वहाँ तो पंखे बंद हो चुके हैं, तो यहाँ अभी तक सोचा अभी नहीं तक जा सकता। एसी चल रहे हैं अभी तक। सही है। अच्छा सर, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि एक्चुअली क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस पे काम भी कर रहे हैं, तो इस हवाले से हमें बताइएगा। बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। कॉमर्स का मतलब है बिजनेस करना। तो जिस तरह जो फिजिकल बिजनेस होता है, आपने एक दुकान खोली, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो फिजिकल बिजनेस कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। वही चीज़ जब इलेक्ट्रॉनिक वाया के ऊपर आ जाती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स कहलाता है। जिस तरह आप अपना एक स्टोर खोलते हैं, कोई अपनी दुकान खोलते हैं, इसी तरह अगर आप इंटरनेट के ऊपर अपनी कोई दुकान, अपना स्टोर खोलते हैं तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। उसी के लिए जब डिजिटल मार्केटिंग वो तरीका होता है जिसके जरिए आप ऑडियंस को या खरीदार को अपने पेज तक लेकर आते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। सो आजकल के ज़माने में क्योंकि तमाम चीज़ें इस वक्त इंटरनेट के ऊपर आ चुकी हैं, इस वजह से जो फिजिकल वर्ल्ड से निकल के दुनिया इस वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में आ गई है, जो कि हमारे हाथ में मोबाइल की सूरत में मौजूद है या हमारे घरों में लैपटॉप और कंप्यूटर की सूरत में मौजूद है। तो इसके अंदर जो है ये बिजनेस की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसके अंदर सीख कर दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करने की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। इसका बहुत स्कोप है आजकल के ज़माने में। सही। अच्छा, स्किल्स जो हैं वो आप क्या समझते हैं कितनी ज़रूरी है?
देखिए कोई भी चीज़ है, मतलब आप किसी किस्म के भी प्रोफेशन में जाते हैं तो स्किल हासिल करना तो बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक मुकर्रर हैं, आप तकरीर करना चाहते हैं, आप नात पढ़ना चाहते हैं, आप आर्ट कुछ करना चाहते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, तो हर चीज़ की स्किल चाहिए होती है आपको काम करने के लिए। तो इसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी यही है कि जब आप कोई काम करते हैं तो आपको उसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने एक बिजनेस करना है तो कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसके लिए स्किल हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और स्किल हासिल करके खाली ये नहीं कि स्किल हासिल कर लिया, हाँ। बल्कि स्किल हासिल करके उसको पॉलिश करना बड़ा ज़रूरी है। और पॉलिश करने का मतलब यही है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, लोगों के साथ काम करें और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, दिन रात लगन के साथ काम करें, तो आप किसी भी स्किल को हासिल करके उसका अमली जामा उसको पहना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे नौजवान हमारे जो हैं, बच्चे भी आजकल हम देख रहे हैं, चाहे वो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, 8th क्लास के हैं, वो भी ऑनलाइन की तरफ आ चुके हैं। अच्छा, कुछ बच्चे तो अपनी स्टडीज भी छोड़ चुके हैं कि अगर इन्होंने काम को स्किल तो उन्होंने अपनी स्टडीज को जो है वो साइड पे रख के और बस फोकस उन्होंने ये कर लिया कि कमाना कैसे है। अच्छा, फिर कुछ लोगों को याद है कि अच्छा यार डॉलर्स आ रहा है ना, डॉलर्स में आने हैं पैसे, तो कुछ लोग सिर्फ इसी इंटरेस्ट में कि अच्छा जल्दी जल्दी बस किसी तरीके से पैसा कमाया जाए। तो आप क्या समझते हैं, कोई इस तरीके से कमाना जो है वो बहुत आसान है? नहीं, आसान नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि एक ही दिन में लखपति और करोड़पति बन जाओ, वो सिर्फ आप लोगों को एक गलत ख्वाब दिखा रहे होते हैं। मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर चीज़ में मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा डॉक्टर बन के निकले और अगले दिन जो है उसके क्लिनिक के बाहर दुकानें लाइनें लग जाएं कि मैं आपसे इलाज कराना चाहता हूँ। जाहिर है वो उस लेवल तक वो पहुंचेगा जहां उसकी एक्सपर्टीज इतनी होंगी कि लोग उसके ऊपर एतबार करना शुरू करेंगे। तो इसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी यही है कि अगर आपने स्किल हासिल कर ली, हमारे हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं, नौजवान स्पेशली, जो ये स्किल हासिल करते हैं इंटरनेट के ऊपर, 1-2 दफ़ा, महीना, 2 महीना, 3 महीने काम करते हैं, उसके बाद परेशान होकर बैठ जाते हैं। फेलियर उनको मिल जाता है। तो फेलियर के बारे में कहा जाता है कि जो फेलियर है या जो हार है वो जीत का पहला कदम होता है। तो जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे तो फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा कदम आप नहीं उठा सकते। दूसरा, आपने उम्र की बात की, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखिया। तो मैं इस उम्र में अगर आके मैंने ये डिजिटल वर्ल्ड में मैं आया, मेरा जिस प्रोफेशन से ताल्लुक था, मैं एक फौजी था, 28 साल मैंने सर्विस की, उसके बाद फिर मैं इस वर्ल्ड में आया। तो ये वर्ल्ड मेरे लिए बिल्कुल एक नई थी, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ गोलियां और आर्मी का तो एक डिफरेंट वे। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना भी था, चले आपने खुद ही इसका जवाब। तो इसमें देखिए कि उम्र का या प्रोफेशन का कोई तकाजा नहीं है इसमें। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फौजी हैं, कोई भी हैं, आप ये स्किल हासिल करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। सो इसी तरह अगर मेरे पास बहुत सारे लोगों ने जो कोर्सेज किए हैं, मैं अपनी एक फर्म चलाता हूँ इस्लामाबाद में, ऑनलाइन भी कोर्स कराते हैं हम लोग और बाकी भी फिजिकल कोर्सेज भी करवाते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं। तो मेरे पास ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद आती है। मेरे पास जो सबसे छोटा स्टूडेंट रहा है वो 12 साल का रहा है अभी तक। अच्छा। और जो सबसे बड़ा स्टूडेंट रहा है वो 65 ईयर्स का रहा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस एज ब्रैकेट में कोई भी आके ये स्किल हासिल कर सकता है। तो यही है ना कि बच्चों में भी अब इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा आ गया। अच्छा, सबसे पहले है कि इंडिपेंडेंट होना, क्या हमने इंडिपेंडेंट होना है, और अच्छा इसमें कोई बुराई भी नहीं है, खुद को इंडिपेंडेंट होना आज का जिस तरह दौर चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, सुहिरा से भी जानेंगे। उससे पहले जो बता दूंगे नाज़िम, क्योंकि शो के स्टार्ट में बिल्कुल बताना भूल गई, आज जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है ये है जी फिजा बोसन का, और बहुत ही खूबसूरत ये ब्रांड भी है और उसके बहुत खूबसूरत कलेक्शन भी है। आप उनके इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, फिजा बोसन के नाम से है, तो लाजमी जाएं और देखें, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन आई हुई है, विंटर के हवाले से भी होगी और ब्राइडल की उनकी कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा जी, सुहिरा की तरफ आ जाते हैं। सुहिरा, सबसे पहले तो अक्टूबर का महीना जैसे हम हमेशा मनाते आए हैं कि इसमें ब्रेस्ट आगाही के हवाले से, कैंसर की आगाही के हवाले से ये महीना जो है स्पेशली मनाया जाता है। आप क्या समझती हैं इस हवाले से ख़वातीन को कितनी आगाही जो है वो दी गई है? अब अक्टूबर जो है तकरीबन इख्तिताम पे ही है, तो इसलिए आज हम इस पे बात भी कर रहे हैं। आसमा, कल ही हमने एक बड़ा लॉस देखा है ना मुल्तान में, मुनज़्ज़ा हाशमी। हाँ जी बिल्कुल, जो कि एडवोकेट भी रही हैं और अच्छा, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी खातून थी।
अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और यकीन करें कल जब मैंने ऑफिस में ही मैं सर के कमरे में गई तो उन्होंने मुझे बताया कि मुनज़्ज़ा हाशमी जो है उनकी डेथ हो गई है। यकीन करें एक अजीब सा एक शौक, यकीन नहीं आ रहा था, यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको हमने बिल्कुल ठीक ठाक देखा है ना। अभी मेरी कुछ महीने पहले उनसे मुलाकात हुई थी तो वो भी एक कैंसर पेशेंट रही हैं। अच्छा, उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, उनके कैंसर की नोयत कुछ और थी, लेकिन कैंसर था। हाँ, और लेकिन उन्होंने उसका बड़ा मुकाबला किया। अपनी कैंसर के दौरान भी वो काम करती रही हैं, क्योंकि समाजी काम उनके जो हैं उससे सभी वाकिफ है, मुल्तान के लोग तो सभी जानते ही होंगे। तो लेकिन एकदम से इस तरह की खबर आना, क्योंकि कहते हैं ना कैंसर जो है ना वो आपका कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ता है, ऐसे ही है। अच्छा, क्योंकि मेरी मदर खुद ब्रेस्ट कैंसर की मरीजा थी और उनको हुआ भी था, लेकिन उन्होंने 10 साल सर्वाइव किया और उनके बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा, क्योंकि हम लोग कैंसर की हमेशा जब बात करते हैं तो आपके जहन में एक खौफ उसका आ जाता है, कैंसर का नाम सुनते ही। लेकिन मैंने उन खातून को, यकीन करें मेरी अम्मा भी थी, उन्होंने भी यकीन करो उसको बिल्कुल उन्होंने नॉर्मल लिया और उसके साथ फाइट की। और जब वो पिछले ईयर हमारे साथ यहाँ पर मुनज़्ज़ा जो है वो मौजूद भी थी और उनके सब ने शो किया तो माशाल्लाह हशाश बशाश मुस्कुराती हुई और उन्होंने कहा मैंने फाइट की है, मैंने कैंसर को मात दी है। और मतलब इस तरह की जब उनकी लैंग्वेज थी और जब वो बात कर रही थी तो मैंने कहा यार माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ना अल्लाह ताला ने इनको सेहत भी इसी वजह से दी और बड़े अच्छे काम भी कर रही थी। वेलफेयर के हवाले से भी उनका बड़ा एक नाम था, लॉयर भी बड़ी अच्छी थी। तो बड़ा एक दिल दुखी सा देखिए आप पूरी जिंदगी एक मैंने जितनी उनकी कहानी सुनी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की और फिर कामयाब भी हुई वो उसमें ना। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, हमारी तो दुआ है। दूसरा, आपने भी देखा होगा कि हमारे शहर में इस पूरा जो अक्टूबर का महीना है भरपूर अंदाज में मनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं, स्पेशली जो यंग लड़कियां हैं, उनको इस मर्ज़ के बारे में आगाही दी जाए। क्योंकि जो तहकीक सामने आई है उसके मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 40,000 जो ख़वातीन हैं उनको ये मर्ज़ हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, और वो उसकी वजह से मौत के मुंह में भी चली जाती हैं। उसकी बेसिक वजह क्या है कि इस मर्ज से आगाही ना होना, और जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे इसका खौफ। आप या मैं, हम खुद भी सुने तो हमें बहुत ज़्यादा खौफ आ जाता है कि कैंसर एक लफ्ज़ ही ऐसा है। हाँ। तो इसी तरह से मैं एक डॉक्टर के साथ भी इंटरव्यू जब करी थी तो मैंने यही बोला कि कैंसर जैसा ख़तरनाक मर्ज, तो उन्होंने मुझे उसी वक्त टोका, नहीं आपने क्यों खतरनाक कहा है, ये खतरनाक नहीं है। जब आप इस लफ्ज़ को ही खतरनाक समझेंगी तो फिर आप फाइट के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं ना, या आप दूसरों को कैसे आमादा करेंगे एक चीज़ को जब आप खुद खतरनाक कह रहे हैं। सही। तो दूसरा ये कि हर 9 में से एक पाकिस्तानी खातून जो है ना, वो देखिए कितनी बड़ी तादाद है आसमा, कि ये ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, उसका वजह क्या सामने आती है कि रीजंस नहीं पता होती हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि सिम्टम्स जाहिर हो रही होती हैं, आपकी बॉडी आपको अलार्म दे रही होती है, और समटाइम ऐसे होता है कि सिम्टम्स नहीं शो हो रही होती। तो उसका हल क्या है कि आप महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार अपना जो है वो ट्रीटमेंट जाके करवाएं। कोई भी जो भी आपका फैमिली डॉक्टर खातून है खास तौर पर, चेकअप खुद भी जो खुद भी अपना जो है वो किया जा सकता है, वो अपना चेकअप खुद कर सकती हैं अगर। अच्छा, उसके सिम्टम्स क्योंकि गिल्टी ज्यादा होता है, तो इस तरह का दाना जो है वो अगर आपको महसूस हो, क्योंकि मेरी अम्मा का भी इसी तरह था कि छोटी सी गिल्टी महसूस हुई और उसके बाद जो है वो गिल्टी बढ़ना स्टार्ट हो गई, आपकी वो जो जगह है उस पर भी जो है वो बिल्कुल नुमाया होने लग गई। तो अच्छा, कुछ क्या होता है कि उसमें से पस आना स्टार्ट हो जाती है, कुछ सिम्टम्स इस तरह के होते हैं, तो वो काफ़ी ख़तरनाक अलार्मिंग उस पर होती है। अच्छा, कुछ का ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट स्टेज थी जब हमने उसके ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग इसी वजह से डर के माने ना, क्योंकि हमारे यहाँ ये मिथ्स बहुत ज़्यादा है कि अच्छा आपने लोहा नहीं लगवाना, कुछ आपने इस तरह का नहीं करवाना कि जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा फैल जाएगा। और अच्छा, मेरी अम्मा को भी इसी तरह बहुत डराया गया, लेकिन हम लोगों ने सर्जरी की तरफ ही ज़्यादा हमने कहा कि बस इसको हमने सर्जरी करवानी है। लोग डर जाते हैं और ये डर जाते हैं, और इर्द गिर्द से जब आपको बहुत सारी एडवाइसेस मिल रही होती हैं तो फिर आप ना चाहते हुए भी उन पे अमल कर बैठते हैं ना। तो जो आपको आगाही देने का मकसद ही ये है कि जो हमारी यंग लड़कियां हैं जिनकी उम्र 20 से 25 साल या 30 साल के दरमियान है, उनको इस टाइम से ही बताना शुरू कर दिया जाए कि आपने अपनी हेल्थ का किस तरह से ख्याल रखना है। देखें, आप जब सेहतमंद होंगी तभी आप तालीमी इदारों में भी कारकर्दगी बेहतर करेंगी, आप अपनी जॉब को भी बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस वहाँ पे देंगी। अभी पिछले दिनों खवातीन यूनिवर्सिटी में भी पिंक रिबन के हवाले से एक जो प्रॉपर तकरीब सजाई गई थी, उन्होंने बड़ी डिफरेंट
डिफरेंट उसमें किया था कि डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए थे उसमें, और सारी पिंक और वाइट उन्होंने थीम रखी हुई थी। तो वाइस चांसलर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि देखें यही टाइम है कि हम अपनी बच्चियों को जो है वो आगाह करें, अवेयर करें कि जस्ट उन्होंने तालीमी इदारे में इसलिए नहीं आना है कि आपने सिर्फ किताबें यहाँ से याद करके चले जानी है। आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आप माशरे को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, या ये जो इस तरह की बीमारियां इतनी ज़्यादा फैल चुकी हैं। अच्छा, जस्ट कैंसर ही नहीं आसमा, हमें हमारी बॉडी बहुत दफ़ा बता रही होती है कि आपको विटामिन की कमी हो रही है, आपको थकावट हो रही है, आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ रहा है या बहुत जल्दी कम हो रहा है। अभी जैसे PCOS की एक बहुत ज़्यादा इशू ख़वातीन को आ रहा है, तो आप इस बीमारी से कैसे महफूज रह सकती हैं, बल्कि इर्द गिर्द भी कैसे अपने चाहने वाली ख़वातीन या लड़कियों को महफूज रख पाती हैं जब आपको खुद इस बारे में मालूमात होंगी। अभी तो आप देखें ना कि इंटरनेट पे कितनी सारी रिसर्चेज हैं, बहुत से डॉक्टर्स ने प्रेजेंटेशंस बना के उस पर जो है वो डाली हुई हैं, आप उसको पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं। तो हमारा मकसद भी यहाँ पे बात करने का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन तक ये बात पहुँच सके और वो अमल करें इस पे ना। हमारे घरों में भी ऐसे ही होता है कि मैं अपनी भी अगर बात करूं तो हम अपने पेरेंट्स को, अम्मी को जब कहें कि आप बीमार हैं तो डॉक्टर के चलें, तो वो कहते हैं नहीं, जब बहुत ज्यादा इशू होगा ना तो फिर चले जाएंगे। अच्छा, पेरेंट्स को समझाना उतना ही मुश्किल होता है। एक तो डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो बच्चों की तरफ नहीं जाना कि कोई ना कोई बीमारी निकल ही आएगी ना। तो इस चीज को भी खत्म करना होगा कि आप अपने रेगुलर टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं, खुद भी अपना मुआयना करें। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है सर से जानते हैं, सर जो ख़वातीन के हवाले से हम बात कर लेते हैं, जो ख़वातीन जॉब नहीं कर सकती या उनको बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, उनके पास माशाल्लाह अच्छी डिग्री भी होती है लेकिन जाहिर सी बातें करने को कुछ नहीं होता, उनके लिए हाथ से आप थोड़ा सा बताइएगा, गाइड कीजिएगा कि वो किस तरह घर बैठी ख़वातीन जो हैं वो ऑनलाइन कमा सकती है। कि आजकल के ज़माने में ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो गई है कि घर का एक फ़र्द, पहले ये हुआ करता था कि घर का एक फ़र्द कमाता था और नीचे खाने वाले बहुत सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन अब महंगाई और बाकी माशरती इश्यूज़ की वजह से ये बहुत ज़रूरी हो गया कि घर के बाकी अफराद भी अपने कमाने वाले का हाथ बटाएं। ख़वातीन के लिए इस इंटरनेट जो ये डिजिटल वर्ल्ड है, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वही जगह जिधर उनको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। अपने घर में बैठकर एक लैपटॉप उनके पास होना चाहिए या डेस्कटॉप होना चाहिए, जो कि आजकल बड़े आराम से 15-20 हज़ार रुपए का, 30-25 हज़ार रुपए का मिल जाता है। एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बस ये दो चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं और आपको इतनी अंग्रेजी आती है कि आप कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, मैट्रिक पास, FA अगर आपने किया हुआ है तो आप इंटरनेट के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ ये चीज़ है तो आप बड़े आराम से अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इससे अच्छी क्या बात होगी कि खातून आजकल के ज़माने में अगर अपने घर की चार दीवारी में अपनी तमाम समाजी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी करते हुए, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को संभालते हुए घर में बैठकर बगैर किसी फिजिकल कांटेक्ट के, बगैर किसी के सामने निकले, बगैर किसी से बात किए अपना बिजनेस कर ले, तो ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में वो अपने मर्दों का, अपने घर वालों का हाथ बटाएं और ये काम करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो माशाल्लाह इंटरनेट के ऊपर काम हो रहा है उसमें 30 to 40% तो ख़वातीन ऑलरेडी काम कर रही हैं, और ये बहुत खुशाइंद बात है कि हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी इवन जो माएँ हैं वो भी ये काम कर रही हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं कोर्सेज के लिए, कि जानने के लिए कि हम किस तरह काम करें। तो उनमें से मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस भी होता है कि MA M.Ed ख़वातीन, BA B.Ed ख़वातीन जो कि मुख्तलिफ इलाकों की रहने वाली हैं, बड़े शहरों की भी हैं, छोटे शहरों की भी हैं, वो ये करना चाहती हैं काम, क्योंकि उनके पास कोई इनकम का जरिया नहीं होता। अच्छा, इस पर मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे ख़वातीन के हवाले से। जी सर। ख़वातीन के जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि बड़ा ज़रूरी है इनको कि इस जगह के ऊपर आएँ और अपने जो है वो खर्चे पूरे करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो ख़वातीन मर्दों की तरफ या घर के बड़े की तरफ देख रही होती हैं कि वो मुझे कुछ देगा तो मैं कोई काम मैं चलाऊंगी, कुछ कपड़े खरीदूंगी, कुछ घर की चीज़। तो क्यों ना ऐसा कोई काम करें कि घर में बैठ के इज्जत के साथ आप बिजनेस करें, कोई काम करें, अपना टैलेंट इस्तेमाल करें और वो आप ऑल्टरनेटिव स्ट्रीम की तरफ जाएं, मतलब आप अपने घर का हाथ बटाएं, कुछ आपके पास भी कमाई है और इज्जत के साथ कमाई है। तो ये बहुत ज़रूरी है ये काम। अच्छा, जिस तरह ऑनलाइन जो है वो ट्रेनिंग चल रही होती है और सिखाया जा रहा होता है,
क्या ये आपके लिए उतना फायदेमंद होता है जितना आप फिजिकल जो है जाकर इसके ऊपर ट्रेनिंग लेते हैं या सीखते हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आजकल आप अगर इर्द गिर्द देखें, आप जब मोबाइल उठाएं तो आपको हर तरफ रील्स नजर आ रही होती हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आ रही होती हैं। लोग कहते हैं करोड़पति बन जाओ एक दिन में, ऐसा नहीं होता। तो आपको जरा थोड़ा सा ये समझना पड़ता है कि आपको इसके लिए कोर्सेज करने पड़ते हैं। अगर खाली यूट्यूब वीडियो देखने से कोई काम हो जाता तो आज लोग डिग्रीज ना ले रहे होते, तो आज लोग यूट्यूब पे सारा कमा रहे होते। वो आपने पहले एक सवाल मुझसे किया था डिग्रीज वाला, वो भी बहुत जरूरी बात है कि डिग्रीज लेना बहुत जरूरी है। आप डिग्री जरूर लें अपने इस काम के लिए, ऑनलाइन काम के लिए अपनी डिग्री ना छोड़ें, वो डिग्री आप जरूर हासिल करें, उसके बाद अपना ये काम आप करें। सेकेंडली ये कि जब आप कोर्सेज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि ओननेस होती है, ओनरशिप होती है, मेंटोरशिप आपको मिलती है। अगर आप फ्री कोर्सेज करते हैं तो फ्री कोर्स को भी फ्री कोर्स की तरह ही लिया जाता है, लेकिन जब आप पेड कोर्स करते हैं तो जाहिर है आप पैसे देते हैं और आपको अगला भी ओन करता है, मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है। मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले इसी तरह यूट्यूब वीडियो देखी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने एक पेड कोर्स किया, फिर मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने अमेज़ॉन अमेरिका के ऊपर फिर मैंने सेल स्टार्ट की। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 6 to 8 months मैं अमेज़ॉन अमेरिका के ऊपर अपनी 3 प्रोडक्ट मेरी इस वक्त जो है वो सेल हो रही हैं उसके अच्छा, ऊपर। उसके बाद फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना, वो तो आप नहीं बताएंगे ना हमें कि कमा कितना रहे वो सीक्रेट होता है। लेकिन ये कि आपकी डॉलर में कमाई आती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान को भी ज़र मुबादला मिलता है। ये हवाला हुंडी से तो पैसा नहीं आता, ये तो थ्रू प्रॉपर चैनल आता है, पाकिस्तान का भी इसमें बहुत बड़ा फायदा होता है। तो जब मैंने ये काम किया तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को भी ये सिखाऊं, ये जो तालीम है, ये जो अच्छी चीज है, ये लोगों तक क्यों ना पहुंचाऊं। तो इस तरह फिर मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए और मैंने एक ई-कॉम गेटवे नाम की एक फर्म का मैंने एक रखा और ई-कॉम ECOMM और gateway.com मेरी वेबसाइट भी, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं, कोर्सेज वगैरह हैं मुख्तलिफ और बहुत सारे कोर्सेज हम लोग करवाते हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी है, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, कंटेंट राइटिंग भी है, अमेज़ॉन से रिलेटेड कोर्सेज हैं, टिकटॉक इंस्टा पे कैसे आपने सेल करना है। अच्छा, तो ये बहुत सारी चीजें तमाम मतलब डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आप जो है तमाम ट्रिक सही हो गया। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुरतुलैन है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऑनलाइन वर्क के बारे में सर बता रहे हैं, तो मैंने ये पूछना था कि ऑनलाइन वर्क हम जैसे मैंने FSC की हुई है, तो मैं ऐसा कौन सा वर्क करूँ जो मैं घर बैठ के मतलब अर्न कर सकती हूँ या ऑनलाइन वर्क कर सकती हूँ, ऐसा कौन सा काम करें? ठीक है, देखिए बच्चों, आपके ना जो टैलेंट है ना वो बहुत जरूरी है। आपके अंदर टैलेंट क्या है, सबसे पहले आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है कि मैं अच्छी नात पढ़ सकती हूँ, मैं पेंटिंग अच्छी कर सकती हूँ, मैं कशीदाकारी अच्छी कर सकती हूँ, मैं कंटेंट राइटिंग अच्छा कर सकती हूँ। आपको अपने, हर इंसान को अपना पता होता है। तो जब आपको ये पता लग जाए ना कि मैं ये काम अच्छा कर सकती हूँ, तो फिर आप उस फील्ड की तरफ आप आए। जिस तरह आप एग्जैक्टली भी आप FSC करके बैठे हुए हो, तो अब आपने पढ़ना क्या है, आगे क्या करना है, ग्रेजुएशन किस चीज में करनी है, मास्टर्स किस चीज में करना है, क्या करना है, तो वो आपको अपने टैलेंट और आपको अपने अंदर की जो वो है ना एक लगन, उससे पता लग जाएगा। दूसरी चीज ये कि आप जिस तरह ये कोर्सेज होते हैं इनमें आपको यही स्किल सिखाई जाती है और स्किल सीखने के बाद आप अपना फिर काम ऑनलाइन आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ कि हु आर यू एंड व्हाट यू कैन डू, और उसके बाद आप ये काम जरूर करें। बाकी स्टूडेंट है, उम्र का मैंने आपको बताया था कि कोई तकाजा नहीं है। अब FSC में हो तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास 8वीं 9वीं के बच्चे कोर्स करके गए और वो माशाल्लाह से वो अर्न कर रहे हैं। एक बच्चा 8वीं क्लास में स्टडीज के साथ साथ इसको भी साथ रखें, स्टडीज नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल जी। मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? आज जी मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात करें तो मुल्तान शहर का मौसम जो है वो यकसर तब्दीली की जानिब गामजन है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मौसम करवट ले चुका है मुल्तान शहर का। आज भी सुबह सवेरे से मौसम बिल्कुल इसी तरह से और मतला इस तरह से दिखाई दे रहा है जिस तरह से सर्दियों का मतला होता है, यानी सर्दियों में मौसम मिस्टी भी होता है, जुज़वी तौर पर अबर आलूद भी होता है और बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी होता है। तो आज सुबह सवेरे से ही अलल सुबह तो नमाज के बाद से सूरज बिल्कुल बादलों की ओट में था, लेकिन जूं जूं दिन चढ़ता चला जा रहा है तो उसी के साथ ही सूरज अपनी हल्की हल्की शुआएं शहर ओलिया के बासियों पर और शहर ओलिया की ज़मीन पर बिखेर रहा है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें, आज मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज गिरदोनवा और मुल्तान का 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान शहर का मौसम तब्दील होने के साथ ही हवा में नमी का तनासुब भी कदरे बेहतर और कदरे ज़्यादा है, जो कि आज भी
86% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान का मुसलसल बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि आज भी 426 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा माहौलियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि स्मोक की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बदतरीन हद तक आलूदा है और मौसम की तब्दीली की वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा बदतरीन हद तक आलूदगी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की वो देखने में आ रही है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो तिबी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी जब घरों से बाहर निकलें, स्पेशली उधेड़ उम्र के लोग, 50+ उम्र के लोग और बच्चे जो हैं, वो जब घरों से बाहर निकलें तो वो अपने मुंह को ज़रूर ढांप कर निकलें, क्योंकि सबसे पहले जो सांस की बीमारियां होती हैं वो एयर क्वालिटी इंडेक्स से बदतरीन होने की वजह से ही होती हैं। इसी के साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज दोपहर के औकात में सूरज अपनी आबोताब के साथ चमकेगा, दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है, लेकिन अलल सुबह और रात के औकात में दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने को आएगी और मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्दी की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात करें या आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का मौसम जो है दोपहर के औकात में गर्म रहेगा, लेकिन सुबह सवेरे और रात गए दर्जा हरारत में कमी होने के साथ जो है वो सर्दी की लहर आने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ रोज तक मुल्तान शहर में बारिशों का एक नया सिलसिला एंट्री करेगा, जिसके फौरन बाद सर्दियां आ जाएंगी और गर्मियों को खैराबाद कह दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा जी, और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं सुहीरा, इस टाइम जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही बात की, डिप्रेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर है। अच्छा, क्योंकि नौजवान जो है हम उनकी तादाद ज़्यादा देख रहे हैं। अच्छा, बच्चे हमारे स्पेशली जैसे रिजल्ट आए तो रिजल्ट में कोई पढ़ाई का भी प्रेशर होता है, कुछ घर वालों का भी, जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी है, तो लोग मसाइल का हल जो है वो सिर्फ एक यही निकालते हैं कि खुद को ही खत्म कर लिया जाए। अच्छा, क्योंकि नौजवानों की काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, उस हवाले से बताइएगा क्या तालीमी इदारों में जो है वो इस पर काम किया जा रहा है? नहीं, मैं तो समझती हूँ इस पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है ना। कहाँ पे काउंसलिंग, कौन सा ऐसा तालीमी इदारा है, आप मेजॉरिटी उठा के देख लें कि वहाँ हमारे बच्चों को सिर्फ प्रेशर ही दिया जा रहा है, नंबर्स की रेस लगी हुई है अभी तक, और अगर वो नंबर भी ले लेते हैं तो फिर एक जॉब भी कर रहे हैं तो फिर जॉब की टेंशन है। अच्छा, ऑनलाइन जैसे अभी हम डिजिटल सारे काम की बात करें तो भी मेरे जहन में ऐसे बहुत से मेरे जानने वाले आ रहे हैं कि जिनका काम है 14 से 15 घंटे उन्होंने कंप्यूटर पे बैठ के ही काम करना है। शाम को जब वो वहां से उठते हैं ना तो उनका दिमाग वहीं होता है। हाँ। एक डिप्रेशन की मैं कहती हूँ बेतहाशा वजूहात हैं, बेतहाशा। अभी जो 2 रोज पहले सानेहा भी हुआ है मौलाना साहब के बेटे ने, तो उसमें आप देखें कि अगर हम वैसे ही बात करें तो ज़्यादातर ये कहा जाता है कि महंगाई, बेरोज़गारी, मौशी हालात जो हैं, अगर गरीब खुदकुशी करे तो हम यही नाम दे देते हैं ना। तो फिर अगर कोई ऐसा इंसान जिसके पास दौलत, शोहरत, किसी चीज़ की कमी नहीं है ना, वो क्यों डिप्रेशन की तरफ जा रहा है? तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो फैमिली सिस्टम है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस कदर कमज़ोर हो चुका है कि आपके साथ जो रहने वाला आपका बहन भाई, आपके बच्चे हैं, आपको नहीं पता, या आपके पेरेंट्स हैं, आपको नहीं पता कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे घरों में अमूमन क्या होता है कि आपको सब कुछ तो मिला हुआ है, तो फिर आपको कौन सा डिप्रेशन है ना। ये एक चीज़ है, एक बात है जो मैं समझती हूँ कि एक बंदा जो कि किसी जहनी मसले का शिकार है, जब उसको जता दिया जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम सुनी नहीं जाएगी ना, तो फिर कैसे उसका इलाज मुमकिन है? उसने फिर जो है खुदकुशी की तरफ ही जाना है ना। तो हाँ, बिल्कुल ये है कि मैंने जैसे जहनी सुकून बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपके पास मेंटली सुकून नहीं है ना, तो आपके लिए तमाम चीजें देखें बेकार हैं। आसमा, आप सारी जिंदगी तालीम क्यों हासिल करते हैं, फिर अच्छी जॉब भी हासिल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बावजूद आप डिप्रेस क्यों हैं? हाँ, क्योंकि आप, मेरा ख्याल है कि अपनी जिंदगी से ही शायद खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं है। अभी मैं सिंध में हमारी एक ट्रेनिंग हो रही थी, तो आईजी सिंध उन्होंने सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि क्यों डिप्रेशन हो रहा है ना, क्यों इतना डिप्रेशन हो रहा है, या लोग खुश क्यों नहीं है, जहनी सुकून क्यों नहीं है? अच्छा, मेरे दिमाग में बस यही आया, मैंने कहा जो इंसान अपनी जिंदगी से खुश नहीं है
हाँ। तो वो उसको ज़हनी सुकून नहीं है। उन्होंने कहा नहीं वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। हाँ। लेकिन मेन रीजन यही है कि आपका फैमिली में आप लोगों का रिलेशनशिप इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि आप 3-4 बहन भाई भी बैठे हुए हैं ना। तो मेरा अपने घर में भी यही हाल है कि हम लोग अपने अपने मोबाइल पे लगे होते हैं। हाँ, ये तो किसी है, को ये आपने आमादा करना है ना, मेरी बात सुन लो। मैं कहती हूँ ऐसा टॉय आया है जिसमें सब मसरूफ हो गया खेलने में, और जो एक जिंदगी का एक मजा था, या एक हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि मोबाइल आने से पहले शाम का खाना जो है वो तमाम फैमिली इकट्ठी एक ही जगह पे बैठ के खाना, दोपहर का खाना तो सबने इकट्ठे बैठ के, अगर अच्छा कोई जॉब पे है या जो घर में लोग मौजूद हैं उन सबने इकट्ठे मिलकर खाना। अभी ये है कि अभी जो जहां जैसे बैठा हुआ है तो वो कहता है कि वहीं पे उसका खाना पहुंच जाए। बिल्कुल। और किसी से उस तरीके से जो है वो बात करने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, और अभी जिंदगी बहुत मसरूफ भी हो गई है। जिस तरह हम बात करें, कुछ लोग 2 टाइम भी जॉब कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग एक में इतने मसरूफ हैं कि वो रात को लेट टाइट घर आते हैं, तो फैमिली के साथ जिस तरह आपका एक कनेक्शन था वो बड़ा कम हो गया। अच्छा, फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात ये आती है, सेटिस्फाई होना और शुक्रगुजारी खत्म हो गई है ना। हाँ। हम लोग हर चीज से सेटिस्फाई नहीं है। अब हमें एक चीज हमें मिल गई है तो हम फिर दूसरे के हम कहते हैं यार इससे भी अच्छा मिले, इससे भी बेहतरी, वो कहते हैं ना बेहतर से बेहतर की तलाश में जो है ना हम बहुत सारी चीजें जो है वो खो चुके हैं, और उसकी वजह से हमारे जहनी मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे ब्रेक में कि जो डर खौफ हमने अपने अंदर बिठा लिए हैं ना, स्पेशली जैसे अभी हम कैंसर या किसी भी मर्ज की भी अगर हम बात कर ले तो हम लोग खुल के बात नहीं कर पाते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को ही नहीं बता पाते हैं ना। हाँ। इसी तरह से आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, वो चीज आपको ज़हनी सुकून आपका बर्बाद कर दिया है उसने, आप उस चीज को डिस्कस ही नहीं करते हैं ना, अपने अंदर ही रखते हैं, तो या तो वो कोई जिस्मानी बीमारी या फिर वो कोई ज़हनी बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कैथारसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं समझती हूँ आपके पास एक ऐसा आपके पास फैमिली मेंबर भी हो, चाहे पेरेंट्स आपके, मैं कहती हूँ बड़े आपके साथ सिंसियर होते हैं, आपके बेहतरीन दोस्त भी वही होते हैं। अच्छा, अगर उनसे आप शेयरिंग कर सकते हैं तो कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में होना चाहिए जिससे आप इजीली अपनी बात जो है वो शेयर कर सकें। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, डिप्रेशन के हवाले से भी बात हो रही है कि नौजवानों की काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि हम जिस तरह बात कर रहे थे ना कि हमारे तालीमी इदारे इसमें किस तरह अपना रोल अदा कर सकते हैं, वो चीज़ ये कि टीचर्स भी हमारे जो है ना इसमें अपना अहम किरदार अदा करें, क्योंकि टीचर्स भी और अब हमारे जिस तरह पेरेंट्स की फैमिली की बात कर रहे थे ना सुहीरा, उसी तरीके से टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान भी कम्युनिकेशन गैप आ चुका हुआ है। अब पहले आप टीचर्स के साथ ना हर बात शेयर कर लेते थे, चाहे वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके हर तरीके से आपकी ग्रूमिंग कर रहे होते। अभी ये होता है कि टीचर्स बस जस्ट आपकी आते हैं, लेक्चर देते हैं और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़। समटाइम्स हमारे टीचर्स खुद भी तो किसी ना किसी फेज से गुजर रहे होते हैं ना। हाँ। आपने देखा होगा कि क्योंकि अब हम अगर बात करें ना तो अभी लेटेस्ट ये है कि हर बंदा जहनी तौर पे जो है ना वो बहुत सारी चीजों का शिकार है। बिल्कुल बिल्कुल जहनी मसाइल चल रहे हैं, लेकिन अच्छा मुझे लगता है हम लोग नेचर से बहुत ज्यादा दूर है ना। हाँ, ये भी है, नेचर से भी बहुत ज्यादा दूर है, और फिर एक दूसरे को जो बर्दाश्त करने की चीज थी ना वो हम लोगों में खत्म हो चुकी है। अदम बर्दाश्त, हाँ, बहुत ज्यादा। किसी की बात को वैल्यू करना, सुनना नहीं। हम कहते हैं कि जो जस्ट हमने जो कह दिया है कि जस्ट वही ठीक है ना, तो अगला बंदा फिर कैसे कंफर्टेबल होगा आपसे बात करने के लिए। अभी जैसे हम टीचर स्टूडेंट के रिलेशन की भी बात कर रहे हैं ना, तो उसमें मुझे लगता है कि हमारे बहुत से ऐसे माहिर नफ्सियात हैं जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाए हुए हैं। एक तो वो प्राइवेट जिस तरह से मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो फलाही तौर पर भी सामने आ रहे हैं ना कि सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो अगर आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है तो कोई ना कोई डॉक्टर आपको ऐसा मिल सकता है कि जिसकी आप बात से रिलेट कर सकते हैं, तो आप उनको सुने, या आपके इर्द गिर्द अगर कोई आपको ऐसा इंसान डॉक्टर में जाने में कोई कबाहत नहीं है, और डरना भी नहीं चाहिए। अच्छा, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे अच्छा ये जा रहा है, ये तो पागल होगा, तभी ये पागलों के डॉक्टर के पास, या इस तरीके की ये चीजें साइड पे रख के आप अपने, मैं समझती हूँ सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, अपनी जात से प्यार करें। जब आप अपनी जात से प्यार करेंगे तो मेरे ख्याल में आपकी बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके साथ साथ सर आपसे जानेंगे, जिस तरह हम अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, बच्चियाँ हैं, वो किस तरह से काम कर रही हैं ऑनलाइन? जो माशाल्लाह जो साउथ पंजाब है ये बहुत टैलेंटेड और ज़रखेज़ ज़मीन है, और जिस तरह वलियों की ज़मीन है, और इसने साबित किया है हर फील्ड में, किसी भी आप फील्ड में चले जाएं तो
बड़े बड़े नाम आपको इस साउथ से मिलेंगे। ऑल्दो इनके बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं है कि जो कि बाकी इलाकों में होती हैं, इसके बावजूद माशाल्लाह यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं। अगर आप अमेज़ॉन के हिसाब से बात करें, ऑनलाइन अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग चीज़ें बेचते और ख़रीदते हैं। पाकिस्तान जो है वो उसमें हम चीज़ें ख़रीद नहीं सकते, हमारे पास उस तरह की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम चीज़ें बेच रहे हैं उसके ऊपर। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि जो हमारे साथ ही मियाँ चुन्नू हैं, यहाँ के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा अमेज़ॉन के ऊपर पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, अमेज़ॉन के अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी बात कर रहे थे कि अमेज़ॉन जो है एकदम आया, उसकी एक अच्छी न्यूज़ भी जाहिर सी बात है सबके लिए बड़ा अच्छा था कि जी अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ गया, काम कर रहे हैं। अच्छा, उसी तरीके से अमेज़ॉन के हवाले से न्यूज़ भी आई कि अमेज़ॉन जो है वो बहुत उसके ऊपर जो है काफ़ी लोगों ने फ्रॉड भी किया। अच्छा, ये चीज़ें जो हैं क्योंकि आपने कमाना भी है लेकिन अपने काम के साथ सिंसियरिटी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, इससे ये क्या होता है आपके जिस तरह अभी यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स आए हैं, वो प्लेटफॉर्म वापस जाना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है हम काम कैसे करेंगे और कमाएंगे कैसे? इस हवाले से भी जरा गाइड कीजिएगा। देखिए, जहाँ गुड होता है वहाँ ईवल भी साथ होता है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी साथ होती है, लेकिन उस बुराई को दबाना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं कि ईजी मनी मिल रही है किसी जगह के ऊपर, बहुत सारे आपको शॉर्टकट्स होते हैं जहाँ से आप करके आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट देर पा नहीं होते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान माशाल्लाह से इतना टैलेंट है पाकिस्तान में माशाल्लाह। इस वक्त दुनिया में जो नंबर 3 पाकिस्तान है, जो कि अमेरिका में चीज़ें बेच रहा है, चाइना और अमेरिका के बाद पाकिस्तान सबसे ज़्यादा चीज़ें बेच रहा है अमेरिका में अमेज़ॉन के ऊपर। लेकिन साथ साथ फ्रॉड्स की वजह से और इस डिसऑनेस्टी की वजह से पाकिस्तान जो है वो बैन भी हो रहा है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो सिर्फ इसी वजह से, इसी वजह। और आती हैं तो थोड़े से जो अच्छा चलता है बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फिर दरमियान में वो जो बुरे लोग होते हैं वो उसके अंदर गलत काम करके, 2 नंबरी के साथ काम करके वो चीज़ को बैन करवा देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सबको बताना बहुत ज़रूरी है हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि अगर आपने काम करें तो ईमानदारी के साथ काम करें। बेईमानी के साथ करेंगे थोड़ी देर का पैसा है, गलत है, ना सिर्फ आपको नुकसान है बल्कि ओवरऑल आपके मुल्क को कौम को भी नुकसान है उसके। बिल्कुल ऐसे ही है, तो काम के साथ ऑनेस्टी जो है वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आजकल सोशल मीडिया, हम यूट्यूब की बात कर लें, हम इंस्टाग्राम की बात कर लें, हम फेसबुक, अच्छा जैसे अभी फेसबुक के हवाले से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, फेसबुक से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस हवाले से बताइए क्या ट्रिक्स हैं? जिस तरह रील्स का आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है कि अच्छा जितनी रील्स आप डालेंगे उतना आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। कंटेंट कितना जरूरी है? जी देखिए, इस वक्त इंटरनेट को अगर आप देखें तो ये एक दुनिया है और एक वर्चुअल वर्ल्ड है कि आप इसके अंदर से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये आपको बहुत कुछ ऑफर कर रही है और आपके टैलेंट के मुताबिक ये आप इससे अपना हिस्सा ले सकते हैं। हमारा मसला सारा यही है कि हम लोगों को वो रास्ता कोई नहीं दिखाता। जो लोग रास्ता दिखाने वाले हैं, बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम भी चल रहा है, लेकिन जो ज्यादातर लोगों की तादाद है वो ये है कि बस वो किसी तरह अपना शेयर जेब में डालें और निकल जाएं। मेंटोरशिप प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। आप काम सीख लेते हैं तो काम सीखने के बाद आपका उसके बाद कोई रास्ता नहीं होता कि मैं उस काम को आगे कैसे चलाऊं। तो लोग, बहुत सारे लोग इसको छोड़ के साइड पे हो जाते हैं। तो टू माय माइंड अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे आपके टैलेंट के मुताबिक। कंटेंट की आपने बात की, हमारे यहाँ आजकल ज़्यादातर इस चीज़ का वो चल रहा है कि लोग यूट्यूब वीडियोस बना के चढ़ा रहे होते हैं। इंस्टाग्राम रील्स हो गई, टिकटॉक हो गया, ट्विटर के ऊपर हो गया। देखें, आपको अर्निंग होती है, इससे भी होती है। कंटेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब कंटेंट जिस तरह फूड व्लॉग्स हैं, मैं मुल्तान आया तो सबसे पहला काम मैंने किया कि मैं यूट्यूब पे गया, मैंने देखा मुल्तान में अच्छी चीज़ क्या मिलती है खाने की। सो एनीबडी कमिंग टू योर एरिया, उसको ये चाहिए होगा कि यार मैं आऊँ तो मुल्तान में क्या चीज़ है। तो आप मुल्तान में रहते हो, अगर आप इफ यू फ्रॉम मुल्तान, तो आप मुल्तान के आप कढ़ाई, आप जाएँ चूड़ी बाजार, वहाँ की वीडियोज बनाएं, आप खाने पीने की वीडियोज बनाएं। इस पे तो वो हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है ना, एक चीज़ ट्रेंड चल गया ना, हर कोई उसको सारे उसी को ही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तमाम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। लेकर आए। देखिए, आपको आपके इलाके में अगर आपके पास कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप कर सकते हैं, आपके दाएं बाएं तो कोई कर सकता होगा। खवातीन है, कोई घरेलू खवातीन है, वो काम करती हैं, कढ़ाई सिलाई कढ़ाई करती हैं। आप उनकी तस्वीरें लें, अपना एक पेज बनाएं इंस्टाग्राम के ऊपर और आप वो चीजें सेल करें। अच्छा, ब्लू पॉटरी जिस तरह मुल्तान में माशाल्लाह कितनी चलती है। अच्छा, जिस तरह खवातीन कुकिंग के हवाले से हमने देखा किस तरह कमाना उन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा, कपड़ों का अगर हम देखें अब तो खैर ज्वेलरी, अब तो बेतहाशा शूज, आपकी हर चीज आपके ऐसे समझ लें कि आपकी फिंगर
क्लिक पे है, आपने जस्ट आपने क्लिक करना है और आपकी तमाम चीजें आपको ऑनलाइन घर बैठे। मैं इस्लामाबाद की एक बच्ची के बारे में बताऊं, शी इज जस्ट 21-22 ईयर्स ओल्ड। वो मुल्तान से ब्लू पॉटरी मंगा के इस्लामाबाद में और पेशावर में और लाहौर में सेल करती है बच्ची, एंड शी इज अर्निंग अ लॉट। सो क्यों ना मुल्तान में बैठकर, इसी रीजन में बैठ के जो आपका अपना काम है, आप वो क्यों ना उसको एक्सप्लॉइट। मार्केटिंग के लिए आप क्या समझते हैं, मतलब क्या क्या चीज जरूरी है कि आप अच्छी मार्केटिंग करके अच्छी अर्निंग अच्छी मार्केटिंग बहुत जरूरी है। और मार्केटिंग, जी डिजिटल मार्केटिंग इसी का नाम है। तो मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग बताया था शुरू में, कि डिजिटल मार्केटिंग यही है कि एक चीज आपके पास मौजूद है, ये आपको पता है कि मैंने ये चीज बेचनी है, बट मैंने बेचनी कैसे, वो डिजिटल मार्केटिंग ये तरीका आपने बेचना कैसे। जी, तो डिजिटल मार्केटिंग के भी प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज करें तो उसमें आपको फिर निटी-ग्रिटीज का पता लगता है कि मैंने। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, फहमीदा है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? फहमीदा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, क्या कहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि ये जी पूछें। हेलो, ये बात इंटरनेट पे काम करने के लिए, ऑनलाइन काम करने के बारे में, कोर्स करने के लिए पूछना चाहती हूँ। ऑनलाइन कोर्स के लिए मेरे ख्याल में पूछना चाह रही हैं कि किस तरह, मेरे ख्याल में यही सवाल है ना? ठीक है जी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप इफ यू लुक अराउंड, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। कुछ लोग ऑनलाइन काम कराते हैं, कुछ लोग आपको फिजिकल भी कराते हैं। फिजिकल में थोड़े से प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि आप फिजिकल जब आप जाके करते हैं तो फिजिकल में आपको एक जगह पहुंचना होता है, टाइम पे पहुंचना होता है, कम्यूट किस तरह करेंगे, किस तरह जाएंगे, किसी से भाई से कहेंगे, वालिद से कहेंगे। स्पेशली खवातीन के लिए चीज बहुत जरूरी है कि वो ऑनलाइन करें। ऑनलाइन कोई बंदा अगर अमेरिका में बैठ के भी करवा रहा है, कोई लाहौर में करा रहा है, आप कहीं भी बैठे हैं तो इट डजंट मैटर, क्योंकि ऑनलाइन तो एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पे सारे लोग कर रहे होते हैं। सही। अगर आपने जो कोर्सेज करने होते हैं तो आप सर्च करें, आप गूगल के ऊपर जाएं, आप देखें कि आपके इलाके में कौन से कोर्सेज चल रहे हैं। इलाके की भी बात भी नहीं, अगर आप देखें कहीं भी आप जाएं तो आपको उसमें मिल सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको अपने उसके बारे में बताया कि ecomgateway.com, आप उस पर भी जाएं, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और उसमें आपको फिर ये भी अपने टैलेंट के मुताबिक और अपने स्किल जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके मुताबिक आपको चीज मिल जाएगी। इंटरेस्ट बड़ा जरूरी है कि आपको किस चीज में लगन बहुत जरूरी है, बिल्कुल। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है हम आपसे जानेंगे, सुहिरा वैसे लास्ट मिनट रह गया है, लेकिन सरकारी जो लाइब्रेरियां उनके लिए फंड अभी तक फराहम नहीं किए जा रहे, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारी एक तो मुल्तान में कोई ख़ास इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ नहीं है। अभी हमने एक जो डिजिटल लाइब्रेरी, गैरिजन लाइब्रेरी, उसको छोड़ के जो हमारी कदीम लाइब्रेरियां हैं जो उस टाइम से हैं, पाकिस्तान बनने से भी पहले से मौजूद हैं, जो आप देखें कि वो एक हमारा कीमती, मैं समझती हूँ, असासा है, एक विरसा है, जिसमें म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी है, लांगे खान लाइब्रेरी है। लेकिन वहाँ पर तकरीबन अभी हमने पिछले दिनों ही विजिट किया था, जो किले पे लाइब्रेरी है, उसका 4000 किताबें उनकी फंड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो हमेशा सवालिया निशान रह जाता है। अच्छा सुहिरा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और इसके हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो यकीनन हमारे नौजवानों को पता भी चली होंगी। इसी के साथ नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी शुमाइला नाज, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी असरा जमील, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस्लामी एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन पर, और डिप्रेशन की वजह से आजकल जो हमारे नौजवान हैं वो खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। इसकी रीजंस क्या हैं, किस तरह हम अपने नौजवानों की, बच्चों की, बच्चियों की जो है वो काउंसलिंग कर सकते हैं। इस बात करें अगर हम कि हमारे माशरे में जितनी तेजी से ये रुझान बढ़ रहा है, इसको कम कैसे किया जा सकता है, इस हवाले से इनसे बात करेंगे। और इसके साथ ही हम बात करेंगे आज असरा से कुरान के हवाले से कि किस तरह जो है बच्चों की तालीम और तरबियत की जा सकती है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम बाकी तालीम की तरफ तो तवज्जो दे रहे होते हैं, हम दीनी तालीम की तरफ जो है वो अपने बच्चों को उस तरह से नहीं ट्रीट कर रहे। तो उस तरीके से जो है वो किस तरह अपने बच्चों को इस तरफ लाया जा सकता है, उनकी तरबियत कैसे की जा सकती है। और इसके साथ ही सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ना डिप्रेशन के हवाले से, सबसे पहले कि इस टाइम जो डिप्रेशन
तेजी से बढ़ रहा है, हर बंदा इस टाइम उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, क्या कहेंगी आप इस बारे में? आजकल जो डिप्रेशन तो बढ़ ही रहा है ना, लेकिन जो ज्यादा ट्रेंड आ गया खुदकुशी का ज्यादा आ गया। तो उसकी तो अब जाने की तरफ, उसकी तरफ जाने से पहले तो हम तो उसकी कॉजेज की तरफ जाएंगे। इसकी जो मेजर कॉजेज जो आ रही हैं, दो उसको हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी साइकोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकती हैं और सोशल भी हैं। साइकोलॉजिकल कॉजेज में आ जाती है मेजर डिप्रेशन हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, कोई आपका कोई ऐसा कोई फौत हो गया या कोई ऐसा ट्रॉमा आपको हुआ, उसके बाद उसका ट्रेंड ज्यादा बढ़ जाता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, रिजेक्शन हो गया, लाइक दैट। और जो सोशल है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हमारे माशरे में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, गुर्बत है काफी, उसकी वजह से लोग घबरा के खुदकुशी कर रहे हैं। किसी ने आपको स्टिग्मेटाइज कर दिया, कहीं से आप रिजेक्ट हो गए। और जो मोस्टली जो फीमेल्स में ज्यादा आ रहा है और मेल्स में भी रिजेक्शन हो गई, ब्रेकअप हो गया, डाइवोर्स हो गई, तो इससे भी लोग ज्यादा वो कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग ये तमाम चीजें बड़ी एक टाइम पे हम बड़ा लाइटर ले रहे होते हैं, लेकिन ये लाइटर नहीं होती, आपको अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो आपको खत्म कर रही होती हैं। ओवर थिंकिंग जो है वो इंसान को जो है वो मजबूर कर देती है कि आपने इस तरह का कोई स्टेप उठाना है। ओवर थिंकिंग भी और आपका माहौल भी और जिस माहौल में आप गुजर रहे हैं उसमें आपका ये बहुत मैटर करता है कि आपके फैमिली वाले आपके साथ कोऑपरेटिव है, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, आपके साथ आपका कैथारसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको कोई इश्यू है तो आपको अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहिए। या आपके अगर किसी बच्चे में या किसी फैमिली मेंबर में अगर ऐसी कोई साइंस आ रहे हैं कि वो अकेला बैठा है, अपने आप को होपलेसनेस फील कर रहा है, अपनी बिल्कुल वो कह रहा है कि मेरी जिंदगी को कोई फायदा नहीं है, या कुछ भी उसके बिहेवियर में चेंज आई है, तो उसमें आपको नोटिस करना चाहिए कि इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, डिस्कस करना चाहिए उसमें ना। हाँ, अच्छा, फिर हम लोगों की जिंदगी इतनी मसरूफ हो चुकी है ना शुमाइला, हम लोग समटाइम वाकई नहीं नोटिस करते अपने बच्चों को भी स्पेशली कि हमारे बच्चों की आया एक्टिविटीज क्या हैं, या हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरह ज़हनी कैफियत से गुजर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल, वो तो मोबाइल पे ही आ गया ना सब कुछ। हाँ, जो हमेशा ही मैं बात कर देती हूँ, मोबाइल पे ही सारा कुछ हो रहा है। घर में फैमिली मेंबर्स मौजूद है, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि इवन हम लोग बैठे हुए हैं तो हम चैटिंग के जरिए पूछ रहे होते हैं कि क्या बना आज, घर में खाने तक का नहीं पता होता। ऐसे ही है बहुत सारी चीजें हमारी सिर्फ मैसेजिंग, टेक्सटिंग और उस पर हम लोग चले गए ना कि बस मोबाइल आपने जो है वो हाथ में है तो आपने मोबाइल से दूर रह नहीं सकते। वैसे इससे बड़ा अच्छा, अभी क्योंकि हमारे यहाँ ये हो गया कि हम लोग रात को भी सोए हो ना तो कभी आंख ऐसे खुल जाए तो सबसे पहले हमारा ये होता है कि यार मोबाइल उठा के देख लें, अच्छा किसी की कॉल तो नहीं आई हुई, किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया हुआ। तो इसकी वजह से जिंदगी हमारी जो है ना बड़ी डिस्टर्ब हो गई है। लोगों ने अल्लाह तवक्कल भी छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं तो हमें थोड़ा सा अल्लाह पे भी यकीन रखना चाहिए। ना उम्मीदी, मायूसी, ये चीजें जो है ना आपके डिप्रेशन का, आपकी सुसाइडल आइडियलिज्म का बहुत ज्यादा कॉज बनती हैं। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। वाकई हम जब दीन से दूर होते हैं, जब हम बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल साइड पे, तो फिर हमें मायूसी और नाउमीदी और इस तरह के मसाइल का ज्यादा सामना करना पड़ता है। अच्छा, फिर डिस्टर्ब भी इसी वजह से रहते हैं कि अच्छा यार अब ये चीजें कैसे होंगी, कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती ना। अच्छा, इंसान कहे कि जी आपकी तमाम चीजें आप कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो अल्लाह की मर्जी भी उसमें बड़ी शामिल होती है। देखिए, जिसने पैदा किया है ना, मुश्किल हर किसी की लाइफ में बिल्कुल ऐसे अप्स एंड डाउन तो जिंदगी का हिस्सा है, कभी स्मूथ नहीं चलेगी जिंदगी आपकी। जी। अगर हम ये सोच लें कि हर, चाहे हम हैं या कोई भी है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार है। हाँ, अच्छा, इसके साथ साथ मजीद भी आपसे जानते हैं, हम असरा से जानते हैं। असरा, कितने अरसे से जो है आप इस एकेडमी के साथ मुंसलिक हैं, थोड़ा सा अपनी जर्नी के हवाले से मुझे बताइएगा। अच्छा, हमारा एकेडमी का जो एक मेन पॉइंट था ना मेरा एकेडमी बनाने का, उसमें दो वजूहात थी। एक तो ये था कि मेरे अंदर पैशन बहुत ज़्यादा था कि अच्छा बच्चों को हम इस्लामिक क्रिएटिव लर्निंग के जरिए हम कुछ सिखाएं, और साथ साथ ये था कि जब मेरी वालदा को बहुत शौक था कुरान पाक, मतलब कि ये बहुत अच्छे से हिफ्स करे, फिर हिफ्स नहीं हो सका तो हमने उसे इस्लामिक स्टडीज़ पे हमने आगे उसे कन्वर्ट किया और बहुत अच्छे से माशाल्लाह वो मेरा एक जर्नी कंप्लीट हो गया। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ हैं इरफान भट्टी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा इनसे सवाल ये है कि ये जो डिप्रेशन जो है, ये इसकी जो मेजर जो है वो प्रॉब्लम किस तरह हो सकता है? सॉरी मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डिप्रेशन जो हो जाता है, अभी स्पोर्ट्स की जो मदर है मेरी, तो समटाइम कुछ ऐसे ही उसको घर में कुछ प्रॉब्लम जो है ना वो सोचती है को, मतलब इसको कैसे हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? डिप्रेशन के हवाले से जाना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी।
वही बात है ना कि डिप्रेशन को हम कम किस तरह कर सकते हैं। समटाइम बहुत सारे मसाइल आपके चल रहे होते हैं, आपको डिप्रेशन हो जाता है, उसकी बहुत सारी तकनीक्स हैं। इसके लिए या तो उनको प्रॉपर टाइम दें, मदर को उनसे डिस्कस करें कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से उनके मूड में चीजें आ रही हैं, मूड स्विंग्स क्यों आ रहे हैं, उनके बिहेवियर को नोट करें। सबसे बड़ी जो है ना, वही मैं सबको कहती हूँ कि आप जो है अपनी फैमिली को टाइम दें, उनसे खुद पूछें। अगर फिर भी उनकी जो है प्रॉब्लम रेजिस्ट है तो फिर साइकोलॉजिस्ट तो हम अवेल है ही हैं। हाँ। वो बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि उनके पीछे क्या रीजंस हैं। बाजू का लोग अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं करना चाहते, हेजिटेट करते हैं, तो मेजर पॉइंट नहीं बताते हैं। अच्छा, हाँ, ये होता है ना कि हम बहुत सारी चीजें हाइड कर जाते हैं। अच्छा, फिर ये कि यार अच्छा इसे ये बता दिया तो ये ना हो ये मेरी तमाम चीजें जो है कुछ भी किसी भी पॉइंट पर आकर बोल देगा या किसी को बता देगा, तो माइंड ना कर जाए, कुछ इस तरह की चीजें जो है वो अभी चल लॉनलीनेस आ जाती है ना। लॉनलीनेस जो है वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ट्रस्ट भी नहीं डिवेलप होता। ट्रस्ट भी डिवेलप नहीं होता अपनी फैमिली के साथ। हालात चल रहे हैं ना, तो ट्रस्ट इश्यूज सबको है इस टाइम। हाँ, ऐसे ही है। हाँ, अच्छा जी, हम बात कर रहे थे आपकी। तो बेसिकली मतलब हमें 2 इयर्स हो गए अब तक कुरान अकेडमी को रन करते हुए। तो इस वक्त हमारे पास माशाल्लाह 32+ स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं ना, वो जैसे आम तौर पर बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बच्चे वैसे ही जस्ट कुरान पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन मैंने उस 3 to 4 तक के जो आवर्स हैं, मतलब 1 घंटे को मैंने उसे इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया है कि उनका प्रॉपर स्केड्यूल बना दिया है कि उनके 18 मिनट्स में बच्चों ने क्या करना है, नेक्स्ट 10 मिनट्स में क्या करना है, और 30 मिनट्स में हम उनका लेसन लेते हैं। और 18 मिनट्स का मतलब उनका जो स्केड्यूल है उसके अंदर उनकी इल्म की दुआएं हैं, उनकी प्रैक्टिकली नमाज प्रैक्टिस है, उसके बाद जो है ना उनकी तजवीद की प्रैक्टिस होती है, और फिर उन्हें आगे मैं खुद मतलब जैसे हमने तजवीद के नोट्स डिजाइन किए हुए हैं तो वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर 30 मिनट्स में बच्चों को कुरान का लेसन दे देते हैं। अब यहाँ पे ये है कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे जा रहे होते हैं ना, जस्ट एक ये होता है कि बच्चों का कुरान कंप्लीट हो जाए। बच्चों को तजवीद के रूल्स नहीं आते, इवन बच्चों की अल्फाज दुरुस्त नहीं है, बच्चों को जबर जेर पेश कुछ भी नहीं अंदाजा होता कि हमने किस वर्ड पे हमने कितना लंबा खींचना है, किस पे हमने कितना कंट्रोल करना है, कोई साउंड है तो वो हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, कुछ भी नहीं आइडिया होता। तो उसकी वजह से हमने इसको प्रॉपरली एक प्लान किया है और इसको हम इस तरह से लेके चल रहे हैं। अब इसमें हम डिफरेंट सेशंस रख लेते हैं। अभी जैसे हमारा हुआ है पैलेस्टाइन के हवाले से, जैसे हमने अभी सेशन किया ताकि बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए। बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मस्जिद अक्सा क्या है, मस्जिद अक्सा की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मतलब इवन हमारे बड़ों को दीनी तालीमात जो है हम कहेंगे इस्लामी जो तालीमात है, बेसिक चीजें। अच्छा, जिस तरह अभी हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं, डिप्रेशन क्योंकि इस टाइम हम देख रहे हैं हमारे माशरे में बहुत तेजी से फैल रहा है ना, तो जो बच्चे हैं स्पेशली, आप क्या समझती हैं हम दीनी और इस्लामी लिहाज से जो है वो किस तरह अपने बच्चों की काउंसलिंग कर सकते हैं? और जिस तरह आजकल हमारे बच्चों पे भी स्पेशली बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आपने हम अगर बात करें पढ़ाई के हवाले से देख लें, आपके घर का माहौल अगर इस तरह का है कि अगर पेरेंट्स के दरमियान कोई लड़ाई हो रही है या कुछ भी है तो बच्चों के ऊपर बड़ा असरअंदाज होता है। उस लिहाज से आप कैसे देखती हैं बच्चों की कैसी तरबियत होनी चाहिए? सबसे उसमें जो मेन पॉइंट आता है ना मेरी नजर में, वो ये कि पेरेंट्स ने घर की एक दीवार में ना उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल अदा करना होता है। उनका रिस्पॉन्सिबल होना और उनका इस तरह के बिहेवियर्स ना शो करना बच्चों को, सबसे ज्यादा मेन रोल पेरेंट्स का है। जो पेरेंट्स करेंगे ऑटोमेटिकली बच्चा वैसे ही करता जाएगा। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद उस्ताद का, कि अगर वालिदैन के पास से बच्चे आ रहे हैं तो उस्ताद किस तरीके से उनको जो है ना गाइडलाइन दे रहे हैं बच्चों को, मतलब किस तरीके से लेके चल रहे हैं। जैसे अभी अगर मैं कुरान अकेडमी की बात करूं तो मेरे पास मतलब मोस्टली पेरेंट्स मुझे ये रिस्पॉन्स करते हैं कि बच्चे अब बिल्कुल भी ये नहीं शो करते कि हमने नहीं जाना। बच्चे बल्कि 2:30 पे अगर स्कूल से आए हैं तो उन्हें ये पता है 3 o'clock हमने जाना है, तो हमें उन्हें कहना ही नहीं पड़ता कि आप नहाओ धो फ्रेश हो। इवन कभी खाना भी नहीं खाते, वो कहते नहीं हमने कुरान क्लास के लिए जाना है। तो दोनों तरीके से पेरेंट्स, उस्ताद और फिर बाद में आ जाती है सोसाइटी। हमारी सारी चीजें बेस करती हैं पेरेंट्स की तालीमात पर, फिर उसके बाद उस्ताद की, कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मतलब वो जैसे कहते हैं ना पेरेंटिंग में वो कहां पे लूज कर रहे हैं। अगर आपके हाथ में 24 आवर्स मोबाइल है, बच्चा मोबाइल लेगा। अगर आपके हाथ में कुरान है तो बच्चा कुरान लेगा। जैसे अब मैं अपनी बेटी की बात करूं तो मेरी बेटी अब 4 इयर्स की हो जाएंगी, तो वो ज्यादातर ये देख रही होती है कि मामा कुरान पाक पढ़ा रही हैं, या मामा आम रूटीन में भी डिस्कशंस कर रही हैं तो मामा उनको मतलब तजवीद पढ़ा रही हैं, मतलब पुरानी तालीमात दे रही हैं, नमाज से रिलेटेड बात कर रही हैं। बच्चों के साथ खेल भी रही हूँ। मैंने मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड पर
बच्चों के लिए हर चीज को बैलेंस रखना जरूरी है। स्क्रीन टाइम देना है तो उनका स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, कब होना चाहिए, वो सब चीजें मैंने डिसाइड करनी है, मदर ने डिसाइड करनी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मदर का जो है ना तालीम याफ्ता होना और बाशऊर होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो बाशऊर नहीं है तो बच्चों की नस्लें तबाह हो जाती हैं, हमारी नस्लें तबाह हो जाती हैं। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त पर कि हम अपने पेरेंटिंग के सेशंस, जैसे अब अगर नहीं है किसी को शऊर तो नॉट एन इशू, हमने इस चीज पर बात करनी है कि अब हमने इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। मसले तो है, मसलों में तो हम बेशुमार बातें करते हैं। अब हमने सोल्यूशन निकालना है कि जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने तौर पर यह सोल्यूशन निकाला कि मैं पेरेंट्स के भी सेशन करूं, मैं अपने स्टूडेंट्स में ऑर्डर्स के भी सेशंस करूं और उनकी काउंसलिंग करूं, उनसे बातचीत करूं। मोस्टली बच्चे जो बात पेरेंट्स के साथ नहीं कर रहे होते वो आके मुझसे डिस्कस कर लेते हैं कि टीचर हम इस वजह से परेशान हैं या हमें ये लेसन याद नहीं हो रहा। अब उनके स्कूल का लेसन से मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अगर जरा सा फेस लगता है किसी का तो मैं खुद से डिस्कस करती हूँ, बेटे क्या प्रॉब्लम है, आप परेशान हो, आपने खाना नहीं खाया हुआ। ये वो सब चीजें हैं जिससे हम लोगों ने ना मोबाइल को हम क्योंकि टाइम ज्यादा देते हैं, जैसे मैम ने बात की, तो उसकी वजह से हमारा जो बेसिक रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा फासले पर आ गया। हम लोग मोबाइल पर ज्यादा होते हैं, हम 6 लोग एक साथ बैठे हैं तो हर शख्स के पास अपना मोबाइल है, उनके पास वो बातचीत ही नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ अपनी शेयरिंग करें, अपने जज्बात का इजहार करें। हाँ, प्यार मोहब्बत का इजहार भी इवन बहुत कम हो गया है। और अगर मैं मियाँ बीवी की बात करूं तो उसमें भी सेम यही चीज है कि अपना अपना मोबाइल है, बाबा अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, मामा अपना मोबाइल यूज कर रही है, तो बच्चों के ऊपर तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर बच्चे आके पूछ रहे हैं मामा ये क्या चीज है, मामा मैं ये पेंटिंग कर रहा हूँ तो ये कलर अच्छा लग रहा है, अच्छा बेटा बाबा से जाके पूछो, अच्छा बेटा मामा से जाके पूछो। वो चीज बच्चों के अंदर बहुत खराबी पैदा कर रही है। अब टाइम नहीं ना, अच्छा पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है। उसमें भी एक पॉइंट है, डिसिप्लिन नहीं है। हम एक मुसलमान डिसिप्लिन होता है, उसकी हर चीज ऑन द टाइम होती है। जब हम हर चीज को हैपैजिट तरीके से करते हैं, हमें नहीं आइडिया होता कि हमने कौन सा काम किस वक्त पर करना है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल बात करूं तो मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, मतलब मेरे एक 4 इयर्स की, एक 2 इयर्स की और एक ने अभी 1 इयर्स का होना है। सही। तो तीनों छोटे हैं और घर में मैं मतलब कंप्लीटली मैं मुकम्मल अकेली हूँ। मतलब मैंने अपनी बुक्स भी बनानी है, मैंने एकेडमी को भी देखना है, मैंने बच्चों को भी देखना है और मैंने अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देखना है। तो मैंने अपना किचन का एक स्केड्यूल मंथ का बनाया हुआ है और उसके अलावा जो मेरे डेली के जो रूटीन के जो मेरे काम है तो वो भी मैंने डिसाइड किए हैं। मतलब आप कहती हैं कि बैलेंस और आपका डिसिप्लिन जो है वो बड़ा जरूरी है, तभी आपकी जिंदगी आसान हो सकती है। आसान। अच्छा, जिस तरह अभी आपने बात की ना कि हम जिस तरह तन्हाई लवर ज्यादा हो गए, अब हम अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं अकेले रहना जो है वो किस हद तक खतरनाक हो सकता है और हम इस स्टेप की तरफ जा सकते हैं? देखिए, सारे इंसान जो है ना उसको अपना इजहार चाहिए, इम्पोर्टेंस चाहिए। जब हम हर चीज उसमें ले आएंगे कि रेगुलेशन में इस तरह करें, इस तरह करें, कुछ टाइम अपने लिए निकालें, शेयर अप करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, उनके साथ को पार्टी शार्टी लाइक दैट ना, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। हर चीज गेट टुगेदर होना चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए, फैमिली के लिए एक टाइम हो। जैसे एक संडे होता है, आमतौर पर आप देखते हैं कि फैमिली संडे उन्होंने एंगेज किया कि आज ही हमने फैमिली को टाइम देना है, तो नाश्ता वाश्ता बाहर से हो रहा था, साथ बैठे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फिर उसकी मेमोरीज इतनी अच्छी होती है कि आपका पूरा वीक जो है ना सुकून से गुजर जाता है। और दूसरी बात ये कहूंगी कि सिर्फ मदर का नहीं, फादर का भी रोल उतना होता है। अच्छा, दोनों का है ना, दोनों का ही है ना। फादर अगर टाइम नहीं दे रहे बीवी को, क्योंकि बीवी को भी तो एक मोहब्बत प्यार तवज्जो चाहिए। चाहे वो जितनी भी डिसिप्लिन्ड है, बच्चों में जितना भी बिजी है, हर रिलेशन को उसके मुताबिक टाइम दें। ये नहीं कि आप एक पे फोकस करें, बाकी को आप इग्नोर करें। आपका काम भी अपनी जगह जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है, हर एक को उसके बराबर टाइम वही बैलेंस ना। अच्छा, पहले होता था ज्वाइंट फैमिली में यही होता था। अच्छा, अगर आप पेरेंट्स को टाइम नहीं दे रहे, अगर आप बीवी बच्चों को ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो पेरेंट्स की तरफ से शिकायत आ जाती थी। अच्छा, क्या है कि जी हमें टाइम नहीं दिया जा रहा और बीवी बच्चों को ज्यादा। अच्छा, ये भी आपके जहनी तौर पर आपको बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं, टेंशन होती है ना कि अच्छा यार पेरेंट्स को किस तरह टाइम जब मैनेज नहीं हो पा रहा होता तब इंसान परेशान हो जाता है कि यार चीजें किस तरह करूं। आपने अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, आपने अपने फ्रेंड्स को भी टाइम देना है और आपने तमाम चीजें जो है ना एक वक्त में रह के आपने तमाम चीजें करनी है, तो तब जहनी दबाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपका, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप क्या समझती हैं, क्या थेरेपी होनी चाहिए अगर इस तरह का कोई बर्डन दिमाग पे आ जाता है, कोई जहनी दबाव बढ़ जाता है, तो क्या करना चाहिए?
काफी सारे उसके इसमें हैं कि आप अपने आप के अकेले बैठ के या तो फिर सोचें कि मुझे इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, क्योंकि जो कुछ भी करना है आपने खुद अपने मसले को आप खुद ही हल कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे इसकी मैंने मैनेजमेंट किस तरह करनी है। उसके अलावा देखेंगे कौन से ऐसे इश्यू हैं जो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्या मैं उसको अकेले सॉर्ट आउट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फिर अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आप डिस्कशन करें, फैमिली के साथ डिस्कशन करें। अगर आपकी आमतौर पे हर इंसान में थोड़ी बहुत जो है ना सिम्टम्स होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी एक रूटीन में चलती है, लेकिन अगर वो ज्यादा सिवियरिटी की तरफ चली जाए और कम से कम 6 महीने तक आपकी रोजमर्रा की लाइफ में इंटरफेयर करे, आपके लिए मुश्किलात लेके आए, फिर आपको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझती हैं, जिस तरह खुदकुशी वाली हम बात कर रहे हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है, इस रुझान को किस तरह हम इस चीज को? रुझान तो काफी बढ़ता जा रहा है। अब इसमें तो आपकी फैमिली का खास तौर पे ज्यादा वो है। अगर किसी उसमें ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप देखो उसमें सिम्टम्स किस तरह के हैं। आया वो उसमें साइकोटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, साइकोटिक प्रॉब्लम में ये जो मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कोई ट्रॉमा ऐसा है, तो आप उस बंदे को ऑब्जर्व करें। ठीक है, उसको आप ये यकीन दिलाएं कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी उसकी जो है कुरान से रिलेटेड उसको कर दें, नमाज से अल्लाह तवक्कल, ये इसको सिखाएं। अच्छा, वही ना, ये तमाम चीजें जो हैं वो ऐसे मरीजों को, ड्रग का बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अगर उस इंसान में मूड स्विंग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हाँ, ये मूड स्विंग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वो कोई इस तरह की कोई वसीयत शख्सियत कर रहा है या कोई ऐसे वर्ड बोल रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मेरी जिंदगी कोई फायदा नहीं है या मुझे अकेले रहना चाहिए, तो ये चीजें भी आपने उसको नोट करनी है कि ये क्यों ऐसे कर रहा है। अपनी रूटीन से हट गया, पहले वो फैमिली के साथ मिलता जुलता था, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से अपनी फैमिली की वजह से वो दूर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर चल रहा है, मे बी उसके कॉन्शियस में है या अनकॉन्शियस में, जो कि चीज को ट्रिगर कर रही है बार बार, हाँ। जिसकी डिप्रेशन का बायस बन रही है। सही। आमतौर पे जो है ना सोशल कॉजेज जो है ना वो ज्यादा इसमें आ जाते हैं, वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं। हाँ जी, जैसे लड़कियां जो खास तौर पे आ गई, तो उसमें अगर किसी की इज्जत पे बात हो गई तो फौरन ही बोले आते जी हमें सोसाइटी कैसे वो ऑब्जर्व करेगी, कैसे बिहेव करेगी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पॉवर्टी, गुर्बत, बेरोजगारी, कि मैं माशरे का सामना कैसे करूंगा। ये जब इंसान में ये चीज आती है मैं कैसे सोसाइटी को फेस करूंगा या वो कैसे, अभी हमने देखा कितने, जब ये बिजली के बिल आए तो हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि कितने लोगों ने जो है वो खुदकुशी कर ली। अच्छा, बच्चों को लेकर जो है वो तमाम बच्चों को मार दिया, खुद भी मर गए। तो इस तरह के वाकयात जो हैं कुछ हमारे कैमरा के सामने होते हैं, कुछ हमारे जो है ऑफ कैमरा भी है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमें शायद पता भी नहीं होता। तो लोग एक चीज मैं अंडरलाइन करना चाहूंगी, जरूरी नहीं कि गुर्बत ही हो, बाज़ औक़ात देखे जैसे वो जहांगीर तरीन साहब के भाई के पास माशाल्लाह से सब कुछ था, ज़हनी सुकून जो है मैंने अभी बहुत जरूरी है। अभी हम प्रोग्राम के स्टार्ट में भी यही हम बात कर रहे थे कि ज़हनी सुकून बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारे यहाँ ये चीज अब बड़ी कम दिखाई देती है कि ज़हनी सुकून नहीं है। अच्छा, क्या है, हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग बस चाह रहे होते हैं कि तमाम जिन लोगों के पास अब अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया हुआ है, बहुत कुछ, अच्छा हम उन्हीं को ज्यादा इन बीमारियों में मुब्तला देखते हैं, ज़हनी बीमारियों में। अमीरों को डिप्रेशन ज्यादा होता है, गरीबों को जिन होते हैं। ये आपने बड़ी मजेदार बात की है कि गरीबों को जिन होते हैं। सही है, वो कौन से जिन होते हैं ये भी बता दें। सुसाइड जो है ना 2 टाइप की हम कह सकते हैं, ठीक है, एक होती है प्लान्ड सुसाइड, एक होती है इम्पल्सिव सुसाइड। प्लान्ड सुसाइड में मेजर जो उसकी वजह है ना वो डिप्रेशन है, ठीक है, डिप्रेशन हो गया या आप ड्रग यूज कर रहे हैं या कोई आपको ऐसी साइकोटिक बीमारी है, ठीक है, वो उसकी वजह से आप ये लगता है कि मेरी जो जिंदगी है बिल्कुल बेकार हो गई, मुझे खत्म कर देना चाहिए, आई कांट सर्वाइव इन अ सोसाइटी, ठीक है, उसकी वो होते हैं। जो आमतौर पे जो गुर्बत की वजह से करते हैं या सोशल इश्यूज की वजह से कर रहे हैं, रिजेक्शन हो गई, ब्रेकअप हो गया या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, वो इम्पल्सिव सुसाइड में आ जाता है। मोहब्बत में नाकामी होगी तो अचानक से उठा के फौरन खुद को मार दो। अच्छा, मर्द ज्यादा लिथल सुसाइड करते हैं, औरतें कम लिथल सुसाइड करती हैं। 4 में से जो एक औरत जो है ना वो बच जाती है, औरतें बच जाती हैं, मर्द लिथल सुसाइड करते हैं, सोच समझ के किया है तो फिर किया ही है। अच्छा, इस मामले में थोड़ा अच्छा कि कहीं ना कहीं बचने के चांसेस कहीं ना कहीं आप रखते हैं, औरतें रखती हैं।
अच्छा जी, अल्लाह माफी दे। वैसे क्योंकि हम तो चले लाइटर मोड में इस हम ले गए, क्योंकि बीमारी ऐसी है, इसको हम अवेयरनेस भी हमारा पहुंचाने का मकसद ये है कि खुदकुशी हराम है, जिस तरह में हमारे इस्लाम में भी है कि खुदकुशी की जो करते हैं और उनके लिए जो आखिरत में है वो कोई जजा नहीं है, उनके लिए सजा ही है, क्योंकि आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं अपने आप को। आप इस बारे में क्या कहेंगी? हमारा जो कुरान है, हमारा जो दीन है, वो इस्लाम है, वो हमें क्या सबक देता है, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है। वही बात आ गई ना तालीम की। अब अगर जैसे मैम बात कर रही थी ना कि बच्चों के ऊपर इस किस्म के मतलब फिट्स पड़ रहे हैं और बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो बच्चे ना इतना ज्यादा ओवरथिंक करते हैं माइंड में, और फिर वो बात इतना मतलब एक बात होती है बिल्कुल इतनी सी छोटी सी, लेकिन वो करते करते इतना डीपली सोचते हैं और फिर उसके ऊपर बहस होती, बहस खत्म हो गई, उसके बाद वो पीछे डीपली सोचे जा रहे हैं उस बात पर। अब वहीं पर उसने स्टॉप कैसे करना है, उसे गुस्सा भी आ रहा है, एग्रेशन भी हो रहा है, उसी वक्त सबसे पहले फाइव मयंज़गन्ना का मिनश शैतान फस्तईज़ बिल्लाह, ये सबसे पहली चीज है जो कि शैतान हमारे अंदर डालता है कि गुस्सा आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब शैतान कोई चीज ऐसी डाले फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उसके बाद फिर वो वुजू कर लें। सबसे मेन चीज है ये कि वुजू कर लिया या 3 दफा पानी पी लिया या मतलब बैठे हैं तो खड़े हो गए, ये ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफहूम से साबित है कि ये हम इस तरह से कर सकते हैं, और वाकयातन बहुत असर पड़ता है। क्योंकि ये जो थेरेपी है ना, ये मैं बच्चों के साथ करती हूँ, अपने बच्चों के साथ। मेरे पास कोई स्टूडेंट आ जाए, उसे गुस्सा आ गया है, किसी ने कोई चीज ले ली या किसी की कोई चीज फाड़ दी, तो मैं उसे पहले बिल्कुल रिलैक्स करती हूँ, लेकिन उसको रिलैक्स करने से पहले क्या जरूरी है कि मैंने खुद को भी बिल्कुल रिलैक्स होना है, बिल्कुल खुद रिलैक्स करना है। वही बच्चे अगर रो रहे हैं और माँ के अंदर बेचैनी शुरू हो गई है ना, तो बच्चे ने रोते ही चला जाना है। और माने सुने अब ये तो ये चुप करेगा ही नहीं, अब तो ये रोता ही रहेगा। एक माइंडसेट हमारा ऐसा बना हुआ है। लेकिन जब माँ अपने आप को खुद रिलैक्स रखे और फिर वो कहना बेटा इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है, चोट लग जाती है, पानी दे दें, ये वो चीजें जो मैं प्रैक्टिकली कर रही हूँ। मैं इसलिए मतलब मैं इतने उसके साथ कह सकती हूँ कि ये ऐसा ही है। अगर कोई भी मदर ये कहे कि बच्चा बात नहीं सुनता, तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, नहीं सुनता। माँ एक ऐसी हस्ती है दुनिया में जिसकी बात सबसे पहले बच्चे सुनते हैं। फर्क ये रहता है कि पहले 5 सालों में आपने बच्चे को क्या सिखाया, आपने शुरू से उसकी तरबियत कैसे की। गेस्ट आने हैं तो आप कह रहे हो बेटा सफाई कर लो, बेटा आराम से बैठ जाओ। आम रूटीन में बेटा आराम से नहीं बैठा, कोई बात नहीं, खेलने दो। ये बिहेवियर्स आ गए ना, आप वो बिहेवियर्स को बच्चों के अंदर डाल रहे हैं कि आप मतलब कोई बात नहीं, मैं रिलैक्स हूँ आपकी इस चीज से। तो फिर हम वो बात आगे दिखावा, हम दिखावे के लिए कि गेस्ट ने आना है, किसी के सामने हमने ऐसे बैठना है, हमारी अपनी जो इनर पर्सनैलिटी है ना, वो भी मतलब उसका कंफ्यूज हो जाती है कि यार मैंने कैसा बनना है, गेस्ट के आने पे अच्छा बनना है या मम्मा के सामने जैसे मर्जी मैं कर सकता हूँ। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस का कि आप बच्चों पे सख्ती शुरू कर देंगे। बहुत आराम से वही रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पहले खुद इंप्लीमेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली बच्चे खुद वो इंप्लीमेंट करेंगे। और ये सब चीजें मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि ये सब चीजें होती हैं। इवन कुरान स्टूडेंट्स में भी जो मैं तरबिया सेशन रखती हूँ ना बच्चों का, तो जैसे हमारे यहाँ एक मतलब एक आम जो रिवाज है ना इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स का, मेरे पास मतलब कोई अहले सुन्नत है, कोई अहले हदीस है, कोई शिया है, कोई देवबंदी, सारे स्कूल ऑफ थॉट्स के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म पे एक उम्मा की तरह वहीं बैठे हैं और उनके अंदर मैं यही चीज डाल रही हूँ, बेटा आप जो भी चीज करते हैं, नमाज आपने जैसे पढ़नी है वैसे पढ़े, लेकिन बेसिक चीज झूठ मत बोलें, आपकी वजह से किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए, आपने किसी की बुराई किसी के पीछे बैठ के नहीं करनी, ये गीबत होती है। मतलब बुनियादी मोरालिटी बेस अगर हम बच्चों की अखलाकी तरबियत करेंगे तो हमें ये जैसे हमारा टॉपिक सुसाइड वाला है ना, उसके साथ मुझे लगता है ये बहुत रिलेट करता है कि अगर अखलाकी वैल्यूज हमने स्टार्टिंग से डालना शुरू कर दी और बच्चों को हर चीज सिखाना शुरू कर दी, बच्चों को बताना शुरू कर दिया कि अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो आपने उसके अंदर उसके लिए गुस्सा भरते नहीं जाना, और अगर किसी ने आपको कह दिया तो आपने उसके लिए गुस्सा अपने अंदर नहीं रखना। वो बढ़ते 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 इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो एकदम बम ब्लास्ट हो जाएगा फिर। और वो बम ब्लास्ट की सूरत में कैसे होगा कि वो करते 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 सिचुएशन बिल्कुल एंड पर
सुसाइड पर ही जाके एक रुक जाती है। उसके दरमियान में तो बहुत सारी कॉजेज है ना। जैसे मैम ने हम ये देखते हैं ना, बच्चे भी सम टाइम होता है कि आप किसी एक बच्चे को ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं, उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। अच्छा, बहन भाइयों में कहीं फर्क आ जाए तो बच्चे इस चीज को बड़ा फील करते हैं। आजकल स्पेशली हम ये देख रहे हैं। अच्छा, पहले ही नहीं था, पहले ये था कि अच्छा माँ बाप कोई बात नहीं, बहन भाइयों में किसी एक से ज्यादा प्यार होता है। आज भी हम किसी से पूछें यार अम्मा का ये फेवरेट बच्चा है या ये बच्ची है, तो वो ये कहते हैं। जैसे हम क्या नानी अम्मा थी, हमारी हयात थी, तो उनकी जो मेरी बड़ी खाला थी वो बड़ी फेवरेट थी। अच्छा, पहला बच्चा होता है ना हमेशा होता है, उसको ज्यादा। हाँ, अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा हम देखते हैं कि अच्छा बच्चों में कि अच्छा यार माँ बड़ी को ज्यादा प्यार करिए या छोटे को बहुत ज्यादा, जो दरमियान वाले हैं वो जो है वो होता है। अच्छा, होता है, लेकिन अच्छा पहले तो हम आज तक भी कहेंगे अच्छा यार कोई बात नहीं पे, लेकिन आजकल के बच्चे बड़े सेंसिटिव हैं। मतलब कुछ चीजें हमारी सोशल मीडिया की भी आने की वजह से बहुत ज्यादा हम लोगों के ऊपर हावी हो चुकी हैं। अच्छा, कुछ लोग, हमारे घर का माहौल भी अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, क्योंकि पहले और अब वाले में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो अभी चीजें जो हैं, बच्चे हमारे इस चीजों को फील करते हुए वो ये होता है कि अच्छा यार ठीक है, फिर अगर मुझे कोई प्यार नहीं दे रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, तो फिर खुदकुशी करो। वो उस तरफ, और पहले वो जाते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन से उनको वो सिक्योरिटीज नहीं मिल सकती, चाहे वो उसका दोस्त है, चाहे वो कोई उसका लवर है, कोई भी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो बात वही आ गई, आपने पहले तो अपने घर में स्ट्रांग होना है ना। अब पेरेंट्स का ही रोल आ रहा है यहाँ पर भी कि पेरेंट्स ने बैलेंस कैसे रखना है। अब भाई ने अगर बहन को मारा है तो मम्मा कहेंगी बेटा कोई बात नहीं, छोटा है या बड़ा है, उन्होंने हाथ क्यों उठाया, आपने वहीं पर उसे स्टॉप करना है बेटा, ये दिस इज नॉट फेयर, आप नहीं मारेंगे भाई को, बड़ी बहन है, मतलब आप उसे लॉजिक दें, बताएं। और ये सब वो लॉजिक्स हैं जो मैं खुद देती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी है तो वो छोटे बहन भाइयों की जैसे होती है ना, नोकझोंक चलती रहती है, छोटे बच्चे होता है, लेकिन हमने समझाना है। मैं अगर मौजूद नहीं हूँ तो उन दोनों का पता भी नहीं चलता, हालांकि बहुत कम एज डिफरेंस है ना। तो बात आ गई सिखाने की कि हम बच्चों को सिखा कैसे रहे हैं। हमने बच्चों को अगर ये कहते नहीं बेटा वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, बड़े और छोटे का कॉम्बिनेशन हमने खुद ही बना दिया। रूल एक ही है, चाहे वो बड़ा मारे चाहे वो छोटा मारे, बेटा ये आपका फर्ज नहीं है, ये तो मामा का काम है ना, मामा देखेंगी कि कौन क्या कर रहा है, आप इस चीज को छोड़ दें। और हाँ, पेरेंट्स का जो है इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट हम देखते हैं कि रोल के घर में किस तरह आपने बच्चों को ट्रीट करना है और किस तरह उनकी तरबियत करनी है। अच्छा, इस हवाले से मजीद भी आपसे जानेंगे। हम जिस तरह बात कर रहे थे कि एक तो मूड स्विंग्स हैं, मूड स्विंग्स समटाइम बहुत सारी चीजों पे आ जाते हैं ना, गुस्सा भी आया हो तो आपका मूड चेंज हो जाता है, कुछ आपके मुताबिक कुछ काम ना हो रहा हो उस पर भी आपका मूड चेंज हो जाता है। अच्छा, मूड स्विंग्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? असल में हम लोगों ने एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रखनी शुरू कर दी है दूसरों से। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर आपका मूड स्विंग ज्यादा आ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे ये बात कर रही थी कि पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, और मैं भी यही कहूंगी कि पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है। हम खुद अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं, जैसे कि अगर हमारी फैमिली में किसी के नंबर ज्यादा आ गए तो हमने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि फैलाने के इतने नंबर आए हैं तो आपने भी इतने ही लेने हैं। तो बच्चे का जब वो जो उसको हमने एक अचीवमेंट लेवल बना दिया, जब वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है वो डिप्रेशन में जाएगा। और जब उसके आगे से उसके पेरेंट्स जो कह देते हैं कोई बात नहीं, अगर वो नहीं ले पाया आप पास हो जाए, हमारे लिए इतना काफी है, तो उसमें डिप्रेशन काफी कम हो जाएगा। तो अगर वो नहीं अटेंड कर पाएगा तो बाद पेरेंट्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि बच्चे सुसाइड कर जाते हैं कि हमें ये पॉइंट क्यों नहीं मिला। जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अक्सर देखा है जो टीनेजर्स में है, तो उसमें आप जो है ना कंपैरिजन बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं कि फलाने का बच्चा वो उतारा था, आपका बड़ा भाई इस तरह कर रहा है, आप नहीं कर रहे, तो ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम कहते हैं अच्छा यार, क्योंकि हर बच्चे की जो है वो डिफरेंट होती है, हम उसको बात करें कि उसका सोचने का, डिफरेंट उनकी एबिलिटीज हो गई। अच्छा, फिर क्योंकि कुछ बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो अपने डिफरेंट उसमें प्रोफेशन को लेकर होता है, हम पेरेंट्स जो होते हैं स्पेशली हम कह देते हैं कि नहीं जी आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर ही बनना है, तो समटाइम ये भी बच्चे के कंट्रोल में नहीं होता कि जाहिर उसका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उसे तो वो करने नहीं दे रहे, मर्जी उनको मर्जी मुसल्लत कर देना। शादियों के मामले में भी इसी तरह करते हैं। अगर बच्चे को कोई चीज पसंद है, हालांकि हमारे इस्लाम में भी है कि अगर बच्चा किसी को लाइक कर रहा है या पसंद कर रहा है तो आप
इनकी वहाँ पे शादी करवा, लेकिन हम अपनी जो एक हमने नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि ये हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आप अपनी जो मर्जी होती है वो बच्चों पे इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। जब हम अपनी मर्जी इम्पोज करते हैं, हमारे यहाँ ना ये बड़ी आप हम लोग जिस तरह देखते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें होता है कि अभी पिछले दिनों भी एक आया कि 2 बच्चों ने जो है वो आपस में टीनेजर्स थे, उन्होंने लव मैरिज की और उन दोनों की फैमिलीज ने जो है वो दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया। तो इस तरह के जो वाकयात आते हैं वो यही है कि आप में एक तो अदम बर्दाश्त, सेकेंडली आप ये कहते हैं कि हमारे तो इस्लाम हमें बहुत खुली इसमें हम बात करें तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी आदत कि आपने अपनी, हालांकि उन्होंने रिश्ता जब मौला अली के साथ किया तो उन्होंने अपनी बेटी से पहले पूछा, तो पूछना तो फर्ज है मेरे ख्याल में। आप किसी के लिए जो है अगर किसी से भी रिश्ता जोड़ रहे हैं तो बेटा और बेटी दोनों से पूछना फर्ज है कि आप उनसे पूछें कि आया उनकी खुशी शामिल है या नहीं है। हमारे यहाँ कितने अच्छा रवायात हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या होगा, हम कैसे लोगों को लोगों ने तो कुछ भी नहीं कहना होता। देखिए मेरे ख्याल कोई तुम्हें इसमें बुराई नहीं, अगर कोई किसी को पसंद कर रहा है, या लव मैरिजेस जो हैं वो हमेशा नाकाम ही होती हैं, तो पेरेंट्स अगर चाहें तो उनको कामयाब भी बना सकते हैं। देखिए अपनी मर्जी हमें इम्पोज करनी नहीं चाहिए। अब हमारी कुछ भी, अगर उसने कुछ सही होता है या गलत होता है, उसने खुद ही फेस करना है। आप बच्चे को एक दफा बुलाएं या जो भी आपका वो है, आप उससे बैठ कर डिस्कस करें, बेटा इसके ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसके ये नेगेटिव पॉइंट है। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने लिए पॉजिटिव वे चुनते हो तो तब भी हम आपके साथ हैं, उनको सपोर्ट करें कि हाँ हम तब भी आपके साथ हैं। अगर इस साइड पे जाते हैं, नेगेटिव वे पे जाते हैं, तब भी हम आपके साथ हैं। तो इस तरह से फिर काफी हद तक डिप्रेशन भी कम होगा, क्योंकि बाद में बर्दाश्त तो उन्होंने नहीं करना है। अच्छा, ये चीजें हैं कि कुछ बुरा होने से बेहतर है कि पहले आप चीजों को सॉर्ट आउट कर लें और मसले के हल की डिस्कशन से वो बड़ी बता दें कि ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, अगर इस तरफ जाएंगे तो भी हम आपके साथ हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि डिस्कशन जरूरी है, बात करेंगे तो मसले हल होंगे। इस पर मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह हमारे तालीमी इदारे हो गए, जिस तरह आपकी भी कुरान एकेडमी है, हम बात करेंगे हमारे तालीमी इदारे और हमारे जो मुअल्लिम हैं, उस्ताद हैं, वो किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि तरबियत का जितना फुकदान हम देख रहे हैं उस हवाले से जैसे मैं बात कर रही थी ना कि कंपैरिजन स्कूल और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त सेम ऐसे ही है कि अगर मैं भी 32 स्टूडेंट्स को एक वक्त में पढ़ा रही हूँ और एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, तो मैंने उसकी इतनी तारीफें नहीं कर देनी कि बाकी बच्चे अपने आप को इतना डाउन फील करें। आप लोग देखो, इसको आपने भी ऐसे ही करना है। हम उसको एग्जाम्पल बना सकते हैं, लेकिन बेटा देखो आप ही ने कितना अच्छा लेसन याद किया है ना, अगर आप लोग भी ऐसे अच्छा लेसन याद करोगे तो मैं उन्हें चॉकलेट दे देती हूँ, या कोई छोटी मोटा हम कोई गिफ्ट दे देते हैं, या फिर हमने मंथली जो इनका एक स्केड्यूल बनाया हुआ है ना, उसमें मैंने इनकी नमाज की चेकलिस्ट और इनको मतलब टारगेट्स दे देती हूँ कि जैसे आपने हमेशा सच बोलना है, घर में दाखिल होते वक्त अस्सलाम वालेकुम करना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है और जज़ाकिल्लाह बोलना है। मतलब ये हमने टारगेट्स बना दी, उसकी भी एक चेकलिस्ट बना दी, और वो पेरेंट्स ने मतलब फिल करनी होती है कि बच्चा कब कब क्या क्या कर रहा है। तो उसकी चेकलिस्ट की बुनियाद पर हम इनको एंड में गिफ्ट भी देते हैं। अब बच्चे में मोटिवेशन भी पैदा हो रही है, बच्चे के अंदर एक वो चीज भी नहीं, अरे अच्छा उनका इतना अच्छा काम था तो टीचर ने उन्हें ये गिफ्ट दिया। लेकिन अब जब हम गिफ्ट दे रहे हैं तो हम कि हमारे जो सेंटेंसेस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि हम कोई भी बात कर रहे हैं तो हमने एकदम से कह दिया कि नहीं आपने ये ज़्यादा अच्छा किया, उन्होंने उसने कल किया था तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, ऐसे करना नहीं। कंपैरिजंस तो आपने करने ही नहीं है ना, उस्ताद है चाहे वालिदैन है, कंपैरिजन नहीं करना। अगर आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी और के बच्चे के साथ करेंगे तब भी आपके बच्चे के अंदर ऐसा ऐसा टेंशन डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट का ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट भी, अगर उसे घर में माहौल अच्छा मिल भी रहा है और पेरेंट्स उससे डिस्कशन कर भी रहे हैं, लेकिन वो अपने पढ़ाई वाला जो टाइम है वो ज़्यादातर वो बाहर गुजार रहा है अपना, चाहे कॉलेज का टाइम है चाहे कोई उसकी एकेडमी का टाइम है, वहाँ पे गुजार रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक टेंशन शुरू हो जाएगी कि अच्छा मैं जाऊँगा और टीचर तो मुझे ऐसे कहेंगी। तो ये चीज़ हमने कंट्रोल करनी है। तो इसके लिए मैं अज़ुजारा कुरान एकेडमी में थोड़े छोटे छोटे से 5 मिनट का 10 मिनट की हम तरबिया सेशन रखते हैं, उसके अंदर बच्चों को हम बिठा लेते हैं एक साथ और फिर एक साथ मतलब फनी गुफ्तगू भी करते हैं ताकि बच्चे आराम से रिलैक्स होके हर चीज़ कह सकें। कोई भी छोटा मजाक हो गया, बातचीत कर ली, और बेटा देखा ना हमादा आपने लेसन अच्छा याद नहीं किया था ना, इसलिए टीचर आपसे
नाराज हैं, तो वो फौरन कहते नहीं नहीं टीचर मुझे पता है आप नाराज नहीं होती, मैं लेसन कल अच्छा याद करके आऊंगा। क्यों? हमने बच्चों के अंदर जब हम पहले ही नाराजगी वाला कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रिक्टनेस वाला डाल देते हैं ना, उसके अंदर खौफ बैठ जाता है। हमने खौफ नहीं बिठाना, हमने जस्ट उसको शो जरूर करना है, क्योंकि जरूरी है एक हद तक थोड़ी सी सख्ती जरूरी है, लेकिन बेजा सख्ती जरूरी नहीं है। सही। अच्छा, कुछ आपके पास ये बुक्स भी हैं, ये क्या है? जी, ये अभी हमारी सीरा एक्टिविटी बुक है, ये मैंने कंपाइल की है अभी। अच्छा। और ये इसका फर्स्ट बुक है, और इसमें हमने सारी डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे कि फर्स्ट रेवलेशन, ट्रैवल, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, लास्ट प्रॉफिट। और इसमें जो बेसिकली जो मैंने कंपाइल की है बुक, तो ये देखें कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुट स्टेप्स को फॉलो करना है, तो हम बच्चे उस पर मतलब ये ड्रॉ करेंगे। वो जब बच्चे क्रिएटिव वर्क करते हैं ना, मतलब इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज करते हैं, तो वो उनके माइंड में चीज ज्यादा बैठ जाती है। फिर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पहाड़ पर मतलब जैसे जैसे ये घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहाड़ है, वो जहाँ पर मतलब बुखारे हिरा की बात हो रही है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब लेकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जब वो ट्रैवल किया था, उन्होंने मतलब उनका माल तिजारत लेकर गए थे, तो नीचे ये हमने कुछ सामान, मतलब उनकी तमाम चीजें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम चीजें जरिए हमने ये कर दिया। अब जैसे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की बात हो रही है, तो वो नीचे उनके नेम्स लिखे हुए हैं, बच्चों ने कट करके ऊपर पेस्ट करने। इस तरीके से ये इनमें सारी एक्टिविटी मौजूद है। ये जिलहज एक्टिविटी है जो मैंने लास्ट ईयर मतलब करवाई है, तो इसमें भी हमने इसी तरीके से किया है कि बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए सिखाना कि अच्छा नमाज कैसे अदा करनी है जी, वहाँ पे, और भी बच्चों को बड़ा मजा आता है। के हवाले से भी प्राइस ठीक हो गया। और अब इसमें हमने ये इस्लामिक मंथ्स के नेम्स हैं, और इन्होंने रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, फिर उन्होंने उसके हिसाब से उसको करना है। तो बच्चे जब हाथ से के साथ काम करते हैं तो वो बहुत याद है। अच्छा, क्योंकि इस्लामी मंथ्स है ना, तो हमें आजकल वैसे हम बच्चों को देखते हैं, हम तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो याद रख लेते हैं, लेकिन बच्चों को हमारे हम देखते हैं उसका इस्लामी नाम जो महीनों के हैं वो नहीं पता होते। अच्छा, ये इस्लाम की छोटी छोटी चीजें होती है, मेरे ख्याल में ये बच्चों को जैसे अभी हम कहते हैं ना कि ये तमाम चीजें उनकी नॉलेज में होनी चाहिए। अच्छा, कौन से दिन है, कौन से महीने हैं, अच्छा कौन सा महीना बहुत ज्यादा अफजल है, कौन से उसमें, मतलब ये तमाम चीजें जो हैं वो बच्चों के नॉलेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन हमारा अबाउट पैलेस्टाइन, ये बच्चों को नहीं आइडिया था, तो बच्चों की पहले हमने मतलब थोड़ी सी उनकी माइंड ग्रूमिंग की। तो ये मस्जिद अक्सा का हमने की स्केच बनवाया, उसके बाद बिस्मिल्लाह से उस बुक को स्टार्ट किया। और फिर जिस मस्जिद अक्सा के बारे में जैसे जिक्र है, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, वो उनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट ताकि बैठ जाए। और फिर आगे जो है ना हमने इसको ये फिर वो तमाम चीजें जो जी, अब ये बच्चों को बड़ा शौक होता है कि एक रास्ता है, अब हमने रास्ता तलाश करना है पजल गेम की तरह। तो बच्चों को एक वो कर दिया कि अच्छा अब आपने बैतुल मुकद्दस तक लेकर जाना है, खालिद को तो आप लेके जाएं। इस तरीके से मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए हमने बच्चों की तरबियत और तालीम जो है वो आप दे रही है। ये देखें, ये मुझे सबसे बेस्ट पेज लगता है, वर्चुअस ऑफ मस्जिद अल अक्सा। मस्जिद अक्सा की क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें फर्स्ट स्टेशन था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज के वक्त पर, फिर कितनी नमाजों का सवाब मिलता है। उसके अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि 1,24,000 पैगंबरों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की थी। तो बहुत टीचर वाकई इंफॉर्मेशन चाहिए ना। अच्छा, हम क्योंकि हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों की, लेकिन हमें पीछे उसकी हिस्ट्री और उन तमाम चीजों को पता नहीं होता, और वो नहीं पता, वो तभी पता चल सकता है जब हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बहुत वो थी कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें यहूदी मतलब अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे थे, तो उन्होंने फिर बताया कि आप क्या करेंगे अगर अरबी होंगे तो उनके साथ, मतलब वो इतना डिटेल उनको बता रहे थे कि और वो भी आगे से बता रहे थे कि हमने क्या करना है, वो उन्होंने क्लियरली। अच्छा, ये हम मैं समझ कहती हूँ, हम अपने फिरकों पे बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी एक चीज लगती है कि जो हम बात करते हैं अहले तशरीह की हम बात करते हैं, तो मुझे उनकी चीज बड़ी अच्छी लगती है। वो ये होती है कि वो अपने बच्चों को इतना एजुकेट कर रहे होते हैं, उनको इतनी नॉलेज फराहम कर रहे होते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इस चीज से तो बहुत इंप्रेस, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास कुछ शिया बच्चे भी पढ़ते हैं, आप यकीन करें मुसलमान बच्चे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं और शिया बच्चे भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अब वो बच्ची है, एक मेरी स्टूडेंट है, तो
आप यकीन करें वो इतना अच्छे से मतलब काम करती है ना, तो मैं इस माइंड सेट में नहीं रहती कि वो शिया है तो मैंने उसको उस नजर से नहीं देखना। फिरके तो बस हम लोगों ने बनाया है, बेसिकली तो हम मुसलमान हैं और अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल को मानते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है ना वो बच्चे हाँ सब एक जैसे हैं। बात ये हम जस्ट मुसलमान हैं, हमने उस पर वर्क करना है। और ये आजकल का दौर ऐसा नहीं है कि हम बैठ के कहें बेटा आप शिया हो तो आप नहीं आओगे, आप पहले सुन्नत हो तो आप नहीं आओगे, आप पहले हदीस हो तो आप नहीं आओगे। हम तमाम को सबको लेकर चलना हमने, और मेरे पास सारे बच्चे हैं, और वो जिस बच्चे की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं कभी क्लास में लेट पहुंचू ना तो 15 मिनट्स तक आराम से वो क्लास को एंगेज करके रखती है। सही। और इतना ये बात होती है कि वही बात है ना, तरबियत जितनी आप अच्छी करेंगे उतना बच्चे उसको सीखेंगे भी। सही। अच्छा, हम आपसे, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत शॉर्ट सा रह गया, हम इसमें ये जानेंगे कि आप क्या समझती हैं कि तमाम चीजें जिस तरह डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तमाम रिलेट कर रही होती है ना, क्योंकि आप आखिरी स्टेप जो आप जाते हैं वो खुदकुशी की तरफ जाते हैं, तो वजूहात को जानते हुए, तमाम चीजें जानते हुए आप क्या समझती हैं मेडिसिन कितना आपको जो है वो रिलैक्स रख सकती हैं, या क्या हमें मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, ये थेरेपीज और एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए? देखिए, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। कोई भी आपको साइकोलॉजिकल बीमारी है, डिप्रेशन है, या कोई भी आपका मूड स्विंग व्हाटसोएवर, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन या कॉज होती है। अब ये डिपेंड करता है उस जो आपकी बीमारी है उसकी सिम्टम्स पे, उसकी सिवियरिटी पे। अगर तो इसकी सिवियरिटी कम है, अगर खुद आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो उसमें आप खुद आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि अगर हमारी सिवियरिटी ज्यादा बढ़ गई है, 6 महीने से ज्यादा हो गई, अब उसको रेजिस्ट है, सिम्टम्स उसके सारी मौजूद हैं, हम उसको नहीं हैंडल कर पा रहे, फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा ही सिवियरिटी आ रही है तो फिर उसमें मेडिसिन भी चलती हैं, उसके बाद साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, जिस तरह अगर जिस तरह हम साइकेट्रिस्ट के पास भी, जैसे आपके पास कोई पेशेंट आ जाता है तो फिर आपका तरीकेकार क्या है? वैसे आपकी क्या टेक्निक्स होती हैं? कुछ इस तरह का पेशेंट आ जाए तो थोड़ा बहुत ज्यादा आपको इरिटेट भी कर रहा हो, समटाइम होता है ना, इंसान है हम, मतलब डॉक्टर्स को भी गुस्सा आ सकता है क्योंकि कुछ पेशेंट्स इतना रिएक्ट करते हैं कि वो थोड़ा ना काबिल बर्दाश्त हो जाता है, तो कभी इस तरह का भी हुआ? नहीं, इस तरह का पेशेंट जाहिर बात है हमारे पास जो भी आएगा वो रोता ही आएगा, उसको कुछ ना कोई प्रॉब्लम इश्यू है तो हमारे पास आया। तो ये तो हम साइकोलॉजिस्ट का ही होता है कि हमने उसको किस तरह काम करना है। उसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। जो मोस्टली हम थेरेपी यूज करते हैं वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी जिसको कहा जाता है। अच्छा। उसमें हम जो है उनकी जो कॉग्निशन है, किसी भी चीज को देखने का स्टाइल, जिसमें उसको पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की तरफ लेके आते हैं, नेगेटिव जो उसमें वो देख रहा है, जो उसके नेगेटिव थॉट्स का बाइस कर रहा है, उसको हम पॉइंट आउट करके उस पे हम वर्क करते हैं सारा ना। ठीक है। उसको पॉजिटिव वे में लेके आते हैं, उसके नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करते हैं। उसमें हम उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व करना पड़ जाता है, बाज़ औक़ात फैमिली हिस्ट्री ली जाती है, काफी सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करता है उसकी सिवियरिटी पे कि कितने सेशंस होंगे। सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रही और डिप्रेशन और एंजाइटी और इन तमाम चीजों को हमने इस पर डिटेल से डिस्कस भी किया। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, दुनिया में हर जगह टेंशन परेशानी है, किसी की लाइफ जो है परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस व्यू से देखते हैं। नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक इट सो। तो हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव वे में चीजों को देखें। हाँ, ये बड़ा हमें पैदा किया है वही हमें मुश्किल से निकालेगा। बिल्कुल है, ये इंसान का ईमान बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तवक्कल तो अल्लाह। हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इस्माइला आपका। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों पर फोकस करें। मुझे पता है ज़िंदगी के मसरूफियात हैं, हम मसरूफ़ हैं, हमारी वर्किंग आवर्स हमारे ज़्यादा हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो हम बच्चे इस दुनिया में लेकर आते हैं ना, इनका जवाब भी हमने अल्लाह ताला को देना है और ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारी आगे नस्ल चलनी है। तो बेहतर है कि हम अपने बच्चों को भी उतना ही वक्त दें जितना कि हम बाकी सब चीजों को देते हैं। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।